सो इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर। ये आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, एक डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर होगा, जिसमें आई विल ट्राई टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन, अ सिंपल इंट्रोडक्शन टू व्हाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी। कि एंथ्रोपोलॉजी क्या चीज़ है, उसके बारे में हम ज़रा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ जो भी आपके डाउट्स वगैरह हों, कुछ भी हो, मैं इनको आई विल गिव यू अ टाइम, आई विल गिव यू टाइम। ठीक है, तो आपको समय दिया जाएगा और बीच में अनम्यूट करके ना बोलें, ना ही बीच में अनम्यूट करके चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट करें। बिकॉज आई बिलीव कि आपके पीछे बहुत सारी बैकग्राउंड साउंड्स होंगी। ठीक है, यू आर नॉट सिटिंग इन अ पीसफुल इन्वायरमेंट। नो वन आई थिंक इज सिटिंग इन द आइडियल इन्वायरमेंट दैट शुड बी लाइक क्लासरूम जैसा इन्वायरमेंट मुझे नहीं लगता कि कोई बैठा होगा। सो बिकॉज ऑफ द unnecessary sounds everyone would be distracted। तो एक टॉपिक खत्म होने के बाद विल डिस्कस द थिंग्स, हम चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और डिस्कशन के साथ साथ हम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट होगा, कोई भी आपकी क्वेरी होगी, जो भी हमने पढ़ रखा होगा, तो हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे, हम उसको प्रॉपरली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी का जो लिटरल मतलब है, इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो इंसानों की स्टडी है उसको आप लोग एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी इट इज़ अ रीसेंट डिसिप्लिन, काफ़ी नया डिसिप्लिन है। जो सोशोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, बायोलॉजी हो गया, जूलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो सारे के सारे डिसिप्लिन्स हैं, ये बहुत पुराने डिसिप्लिन्स हैं, बहुत ओल्ड डिसिप्लिन्स हैं। बिकॉज दीज डिसिप्लिन्स आर क्वाइट ओल्ड, लेकिन जो आपके पास एंथ्रोपोलॉजी है, इट इज़ क्वाइट रीसेंट डिसिप्लिन। प्राइमरली जो इसका डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है, इट इज आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड स्पेशली आफ्टर द नाजी हॉलोकास्ट। ठीक है, जो हिटलर ने जूस के अगेंस्ट जो पूरा हॉलोकास्ट रचाया था, पूरा हॉलोकास्ट किया था, उसके बाद आपको एंथ्रोपोलॉजी का एज अ डिसिप्लिन एक प्रॉपर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। कि जो आपके पास स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, जो आपके पास लोकल यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी एंथ्रोपोलॉजी को इंडोर्स कर रही हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है दिमाग में, वो ये क्वेश्चन आता है कि वाई एंथ्रोपोलॉजी, वाई एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ने की जरूरत क्या है। सोशोलॉजी को हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि सोसाइटी को हम प्रॉपरली एनालाइज कर सकें, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को हम प्रॉपरली देख सकें। वहां पे जो सब्जेक्ट मैटर है सोशोलॉजी में, वो सोसाइटी है। बायोलॉजी को हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपरली पढ़ा जा सके, प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया जा सके। वहां पे आपके पास जो सब्जेक्ट मैटर हो गया, वो आपके पास बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हो गए। सिमिलरली यू हैव साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड द थिंकिंग प्रोसेस, द कॉग्निटिव बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सारे डिसिप्लिन्स हैं, इनका सब्जेक्ट मैटर एक पर्टिकुलर चीज है। किसी का सोसाइटी बन गया सब्जेक्ट मैटर, किसी का बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बन गया, किसी के कॉग्निटिव थिंकिंग के ऊपर बन गया। So, but in anthropology, you study the whole human being। जो पूरा का पूरा इंसान है, पूरा का पूरा जो मानव है, उसको आप पढ़ने की कोशिश करते हो, पूरी ह्यूमैनिटी को पढ़ने की कोशिश करते हो, हॉलिस्टिकली पढ़ने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यही चीज को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी की जरूरत क्या पड़ती है। ह्यूमंस व्हाई दे आर सो मच कम्प्लेक्स, हम इंसान इतना कम्प्लेक्स क्यों हैं। और सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि हम इंसान आखिरकार क्यों हैं, वाई वी आर ह्यूमंस। हम लोग अपने आप को होमो सेपियंस कहते हैं। होमो का मतलब
होमो जीनस के सेपियंस का मतलब वाइज मैन कहते हैं हम अपने आप को। वी कॉल आवरसेल्व्स ह्यूमन, बट व्हाट मेक्स अस ह्यूमन? हमको इंसान क्या चीजें बनाती हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स? तो प्राइमरीली आपके पास दो फैक्टर्स होते हैं जो आपको इंसान बनाते हैं। मैं एंथ्रोपोलॉजिकली बात कर रहा हूं, नॉट फिलोसफिकली। दो फैक्टर्स हैं। जो पहला फैक्टर है दैट इज योर बाइपेटलिज्म। बाइपेटलिज्म का मतलब क्या होता है? दैट ह्यूमन बींग्स दे आर प्राइमरीली अडेप्टेड टू द टेरेस्ट्रियल क्लाइमेट, कि आप जमीन के ऊपर चल सकते हो। जमीन के ऊपर प्राइमरीली आप दो पैरों के ऊपर अपने आप को बैलेंस कर सकते हो, अपने आप को चला सकते हो और अपने आप को भगा भी सकते हो। इसको आप कहते हो बाइपेटलिज्म। और बहुत सारे जानवर हैं जो कि दो पैरों के ऊपर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ औरंगटान। औरंगटान का केस ले लीजिए। अगर आप औरंगटान को ट्रेडमिल के ऊपर बिठा दोगे तो औरंगटान दो पैरों के ऊपर चलना शुरू कर देगा, बिकॉज ट्रेडमिल विल मूव। लेकिन औरंगटान दो पैरों के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता। देखिए, जब आप चलते हो तो अपने आप को बैलेंस करना इजी है। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे का आप दो जब बच्चा चलना स्टार्ट करता है, चलने से पहले ही स्टार्ट गेटिंग। वो गेटिंग करना स्टार्ट करता है। गेटिंग का मतलब क्या होता है? कि आप दो पैरों के ऊपर खड़ा नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप दो पैरों के ऊपर अपने आप को खड़ा कर लेते हो तो आपको भागना पड़ता है। तो बच्चा जब दो पैरों के ऊपर खड़ा होने की कोशिश करता है तो भागता है, तेजी से भागता है। जब वो स्लो डाउन होता है फिर से गिर जाता है। और यही आपके पास ओरंगटान का हिसाब है। ऐसे बहुत सारे प्राइमेट्स हैं जो गेटिंग करते हैं, बट ओनली ह्यूमंस दे आर बाइपेडल। सिर्फ हम लोग ही हैं जो बाइपेडल हैं, जो दो पैरों के ऊपर खड़े भी हो सकते हैं, चल भी सकते हैं और भाग भी सकते हैं। ये बाइपेडलिज्म की खूबी हम में है। दूसरी जो चीज है जो आपको ह्यूमन बनाती है दैट इज ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी इट परटेन्स टू द कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर यानी कि यू हैव वेल डेवलप्ड कल्चर। कल्चर बाकी जानवरों में भी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप गोरिल्ला का केस लीजिए। जो गोरिल्ला की मैरिज है, जो गोरिल्ला मेटिंग करता है, इट इज पोलीगैमस मेटिंग। उसके बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं। औरंगटान्स की मोनोगैमस मेटिंग होती है, उसका एक ही पार्टनर होता है। मैरिज इंस्टीट्यूशन इट इज ऑल्सो वेल डेवलप्ड इन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में भी वो वेल डेवलप्ड है। बट कल्चर के मामले में वो मार खा जाते हैं। कल्चर का मेरा मतलब क्या है यहां पे ये समझिए। अगर आप चिंपैंजीज को, कोई भी प्राइमेट को हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में स्टेडियम में बैठा दो कि आपने स्टेडियम में बैठना है और क्रिकेट मैच देखना है, तो वो वहां पे एक दूसरे को मारना काटना शुरू कर देंगे। ठीक है, दे विल टर्न वायलेंट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स। दे डू नॉट हैव रूल्स एंड रेगुलेशंस टू डू सो। अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के उनके पास प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। बट हेयर इन ह्यूमंस वी कैन ऑर्गेनाइज आवरसेल्व्स। हम प्रॉपरली अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम अपने आप को इतना प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि हम लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में एक जगह के ऊपर एक स्टेट बना सकते हैं। हम एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खड़ी कर सकते हैं। हम एक स्टेट खड़ी कर सकते हैं, नेशंस डेवलप कर सकते हैं। इट इज ड्यू टू दीज कल्चरल फीचर्स। इट इज ड्यू टू द फैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी के फैक्टर की वजह से ये जो सारी चीजें हैं ये होती हैं। सो कल्चर, these are the unwritten or written rules and regulations upon which humans organize themselves. Okay, so anyone having any doubt, any query in this, that why you are called humans, who is human? भाई किसी को कोई No, sir. डाउट हो, कोई क्वेरी हो? So we have to make notes as well.
नोट्स बनाने हैं जो आप बोल रहे हो? हेलो। हाँ सर, नोट्स बनाने हैं क्या? नहीं नोट्स। नहीं, इसके नोट्स नहीं बनाने हैं, ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी क्लास है आपको, जस्ट ये बताने के लिए दैट व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी क्या चीज़ है। बिकॉज बहुत सारी टेस्ट कॉपीज मैं चेक कर रहा हूँ और बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है। मैनी ऑफ देम दे हैव completed द सिलेबस बट स्टिल दे आर अनएबल टू, जब भी पूछने की कोशिश होती है कि व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, वो बता नहीं पाते हैं। एंड इन दिस केस द कंक्लूजन पार्ट ऑफ योर आंसर लैग्स। तो दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी क्लास, ये सिर्फ आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास होगी जिसमें मैं ये सिर्फ ये बताऊंगा कि एंथ्रोपोलॉजी होती क्या चीज़ है, आपका सिलेबस किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है, कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट काम कैसे करता है। ठीक ठीक है है, सर। ताकि आपका एक प्रॉपर इंटरेक्शन, कम से कम प्रॉपर इंटरेक्शन सब्जेक्ट के साथ बैठ सके। ठीक है सर, थैंक। ओके। नोट्स बनाने की प्रॉपरली, जब भी नोट्स बनाने होंगे आई विल प्रॉपरली डिक्टेट इट। ओके। बाकी आपको हैंड जो आपके प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे, क्लास से पहले आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है। और ठीक है सर। जो जो नोट्स में से पढ़ना है वो मैं बता दिया करूँगा और उसको समझा दिया करूँगा प्रॉपरली क्लास में। ठीक है सर। ओके। ओके सर। सर ये एनीवन? गेटिंग गेटिंग का समझ नहीं आया, गेटिंग क्या होता है? गेटिंग वर्सेस बाइपेडलिज्म में। हाँ, गेटिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, बाइपेडल होने के लिए, दो पैरों के ऊपर चलने के लिए, दो पाया जानवर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें होनी पड़ती हैं। आपकी जो लेग्स के मसल्स हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए, जो थाइज हैं वो प्रॉपरली डेवलप्ड होनी चाहिए, जो आपके पास पेल्विस है उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप्ड होना चाहिए। ये जो यस सर। सारी चीज़ें हैं ये कई प्राइमेट्स में प्रॉपरली डेवलप नहीं होती हैं। ओके। ओके कईयों सर। में जो थाइज हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होती हैं, थाई मसल्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं, पेल्विक मसल्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं। और ओरंगटान का एग्जांपल ले लीजिए या फिर एक चाइल्ड का एग्जांपल ले लीजिए। तो वो क्या करते हैं कि जब वो अपना बैलेंस बना लेते हैं भागने के लिए, चलने के लिए, तो वो दो पैरों के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन दो पैरों के ऊपर ज्यादा टाइम वो खड़ा नहीं हो पाते, वो नीचे गिर जाते हैं। बाइपेडलिज्म का मतलब है कि आप दो पैरों के ऊपर ना सिर्फ चल सकते हो, आप प्रॉपरली दो पैरों के ऊपर खड़ा भी हो सकते हो। ओके सर। ओके। सो यस दिस सर। इज बाइपेडलिज्म। गेटिंग का मतलब है कि ओकेजनली यू आर एबल टू वॉक ऑन टू, यस इट इज अबाउट लव जॉय हाइपोथेसिस। यस जतिन। तो जो आपके पास इनिशियल एवोल्यूशन था ऑस्ट्रेलोपिथेकस में, वो आपके पास गेटिंग के साथ डेवलप हुआ था। ठीक है, जैसे ओरंगटान्स में होता है दैट यू आर नॉट एबल टू बैलेंस योर सेल्फ। जब आप खड़े होते हो तो आपको प्रॉपर एक बैलेंस बनाना पड़ता है, जब आप चलते हो तो बैलेंस अपने आप धीरे धीरे बनना बनना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको आप गेटिंग कहते हो। ठीक है। ठीक है सर। एनीवन, एनी अदर डाउट? किसी को कोई और डाउट हो? फ्रॉम दिस टॉपिक ऑल्सो क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड, इस टॉपिक में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। ये टॉपिक में से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था दैट एक्सप्लेन एस्ट्रेलोपिथेकस एंड एज होमो अफ्रीकनस। ये भी पहले क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, होमो की तरह उसको एक्सप्लेन कीजिए। होमो की तरह एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है कि इन्हीं दो फैक्टर्स के ऊपर आपने क्वेश्चन को लेके जाना है, कि अस्ट्रेलोपिथेकस का या फिर किसी भी ह्यूमनॉइड का, जिसका भी उन्होंने पूछा, कि उसका वेल डेवलप्ड कल्चर था और उसके साथ साथ आपके पास वो दो पैरों के ऊपर चलता था, दोपाया जानवर था वो। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो कि आउट ऑफ सिलेबस हो या फिर कुछ भी हो। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चीज़ की उसमें ज़रूरत होती है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की। तो उसी के ऊपर हम जो ये डिस्कशंस हैं वो करने वाले हैं। किसी को कोई और डाउट अप टिल नाउ? सो आपके पास दो चीजें हैं, वन इज बाइपेडलिज्म। बाइपेडलिज्म
जो आपके पास पहला बाइपेडल जानवर है, ये माना जाता है कि आपके पास इट वाज अस्ट्रेलोपिथिकस। ठीक है, अस्ट्रेलोपिथिकस आपका पहला बाइपेडल जानवर माना जाता है, पहला पहला बाइपेडल होमिनिड माना जाता है। और it is hypothesized that Australopithecus it existed 3 million years ago। ठीक है, तो 3 मिलियन साल पहले आपके पास जो बाइपेडलिज्म था उसका डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाइपेडल आप हो चुके थे, बाइपेडलिज्म का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया था। अब बात आती है कि बाइपेडलिज्म डेवलप क्यों होना शुरू हुआ, वाई बाइपेडलिज्म स्टार्टेड। दो पैरों के ऊपर आपने खड़ा होना क्यों स्टार्ट किया, ऐसी क्या जरूरतें आन पड़ी थी कि आपको इस तरह से खड़ा होना स्टार्ट करना पड़ा जैसे आप आज हो। सो दो हाइपोथेसिस प्रॉपरली डेवलप हुए हैं। पहला है आपके पास सवाना हाइपोथेसिस, दूसरा है, इनको नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आगे आएंगी। ओके, दूसरा है आपके पास लव जॉय हाइपोथेसिस। लव जॉय ने यहां पे भी काम किया है, गेटिंग पे भी काम किया और यहां पे भी काम किया, दैट वाई वी आर बाइपेडल। सवाना हाइपोथेसिस कहता है कि जो अस्ट्रेलोपिथिकस का पहले पूर्वज थे जो कि बाइपेडल नहीं थे, तो वो आपके पास देवर आर्बोरियल इन नेचर। आर्बोरियल इन नेचर, आर्बोरियल का मतलब क्या होता है कि वो टहनियों पे रहने वाले जानवर थे। टहनियों पे रहने का मतलब क्या, देखिए, अगर आपके पास ह्यूमन बीइंग्स हैं हम लोग, अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप निहत्थे हो और आप एक जंगल में हो, तो कौन आपसे ज्यादा स्ट्रांग होगा? शेर आपसे ज्यादा स्ट्रांग होगा या फिर आप शेर से ज्यादा स्ट्रांग होगे? ऑब्वियसली अगर आप स्ट्रेंथ की बात करो तो आप बहुत कमजोर हो बाकी जानवरों से, प्रोवाइडेड आपको कोई कल्चरल टूल दे दी जाए, आपको गन दे दी जाए। अगर आपके हाथ में बंदूक थमा दी जाए तो आप स्ट्रांगर हो, फिर शेर कमजोर हो जाएगा। अगर आप निहत्थे हो तो फिर आप वीक हो, शेर स्ट्रांग है। तो इसी तरह से आपके पूर्वज भी थे। तो जो आपके पास ड्रायोपिथिकस था, अस्ट्रेलोपिथिकस का पूर्वज, वो भी इसी तरह से एक कमजोर जानवर था। कमजोर जानवर होने की वजह से जब शेर जाग रहा होता था इन डे लाइट, तो वो आपके पास आर्बोरियली ब्रांचेस के ऊपर चढ़ जाता था। जब आपके पास शेर सो जाता था रात को, तो वो नीचे आके अपना जो खाना पानी है वो खा के फिर वो ऊपर चढ़ जाता था। तो पहले जो ड्रायोपिथिकस था, इट हैज आर्बोरियल अडेप्टेशन, आर्बोरियल अडेप्टेशन थी, ज्यादातर वो ब्रांचेस के ऊपर ही रहता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो ट्रीज थे, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, देखिए क्लाइमेट चेंज पहली बार नहीं हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हर बार होता रहता है। ठीक है, आपकी ये जो एरा है, ये जो शुरू हुई है, इससे पहले भी क्लाइमेट चेंज हुआ था, बहुत बार क्लाइमेट चेंज हुआ है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो टोपोग्राफीज हैं वो बदलती रहती हैं। टोपोग्राफीज का मतलब जो प्लांटेशन है, ठीक है, जो आपके पास नेचुरल वेजिटेशन है, वो बदलती रहती है। तो जब ये आर्बोरियली अडेप्टेड था, देन यू हैड ट्रीज, आपके पास दरख्त थे, ट्रीज थे, तो वो ट्रीज के ऊपर चढ़ के अपनी जान बचा सकता था, उसको दो पैरों के ऊपर खड़ा होने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन क्लाइमेट चेंज आया, तो क्लाइमेट चेंज में जो ट्रीज हैं वो कम होने शुरू हो गए, वो एक्सटिंक्ट होने शुरू हो गए। तो इसकी वजह से आपके जो पूर्वज थे उनको नीचे आना पड़ा, उनको टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन बनानी पड़ी। ठीक है, जमीन के ऊपर आना स्टार्ट हुआ। तो सवानाज में क्या होता है, बड़े बड़े ग्रासेस होते हैं। जो सवाना टोपोग्राफी गूगल करके देखना, वहां पे आपके पास बड़े बड़े ग्रासेस होते हैं। और बड़े ग्रासेस में अगर आपने किसी शेर को, किसी प्रेडेटर को स्पॉट करना है, तो उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ता है, आपको खड़ा होकर उसको स्पॉट करना पड़ेगा। तो बिकॉज नाउ यू नीड टू स्टैंड अप, आपको खड़े होने की जरूरत है ताकि आप प्रेडेटर को देख सको। इसकी वजह से यू स्टार्टेड गेटिंग,
आपने गेटिंग स्टार्ट कर दी, हल्का हल्का दो पैरों के ऊपर आपने खड़ा होना स्टार्ट कर दिया। इसी के साथ आपके पास जब आपने गेटिंग स्टार्ट की तो आपके जो हाथ हैं वो फ्री हो गए, ठीक है, अपर लिम्स जो हैं वो आपकी फ्री हो गई। अब जब हाथ आपके पास आपके फ्री हो चुके हैं, यू कैन मेक टूल्स, आप हाथों से टूल्स बना सकते हो। ओके, अब आप हाथों से टूल्स बना सकते हो, हाथ यहां पे टूल्स बनाने में बिजी हो गए। अब आप गेटिंग से यू स्टार्टेड, जो नेक्स्ट स्टेप था आपका, इट वाज बाइपेडलिज्म। तो सवाना हाइपोथेसिस ये कहता है दैट इट वाज टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन एंड देयर वाज अ नीड टू स्पॉट दी प्रे, ठीक है, प्रे को देखने की या फिर प्रीडेटर को देखने की एक नीड थी, एक जरूरत थी। तो उसके कारण आपके पास यू स्टार्टेड गेटिंग, और गेटिंग के बाद बिकॉज ऑफ द टूल फॉर्मेशन, हाथ आपके टूल बनाने में बिजी हो गए। अब आप नीचे टूल बनाओगे या फिर नीचे आप चलोगे, तो जो आपके हाथ हैं वो स्पेशलाइज्ड हो गए टूल बनाने में। तो इवेंचुअली यू स्टार्टेड बाइपेडलिज्म, तो आपका जो बाइपेडलिज्म है वो शुरू हो गया। जो दूसरा हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस का मतलब एक थ्योरी जो आप बनाते हो ताकि किसी एक्टिविटी को, किसी फिनोमिना को आप समझा सको, बता सको, वो है लव जॉय हाइपोथेसिस। लव जॉय कहते हैं कि यू फर्स्टली स्टार्टेड मेकिंग टूल्स। लव जॉय कहते हैं कि देखिए, पहले आप कह रहे हो कि शेर था नीचे तो इंसान नीचे नहीं उतर रहा था, तो अब क्यों नीचे उतर आया? अब भी तो शेर है ना नीचे, अब क्यों नीचे उतर आया? तो लव जॉय कहते हैं कि जो टूल्स का फॉर्मेशन है, जो पत्थर के टूल्स हैं उनका फॉर्मेशन जो है वो पहले होना शुरू हुआ। इंसान ने पहले अपने हथियार बनाए, फिर वो नीचे उतरा। क्योंकि हाथ हथियार बनाने में बिजी हो गए, तो उसको इवेंचुअली नीचे वाले जो दो पैर थे, नीचे वाली जो दो लिम्स थी, उनके सहारे चलना पड़ा। ये लव जॉय का कहना है। तो किसी भी तरह से जो इंसान है वो बाइपेडल हुआ, वो दो पैरों के ऊपर चलने लगा, और इसी के साथ इंसान होने की जो आपकी पहली बात है, जो पहली कंडीशन है, वो फिलफिल हो जाती है, बाइपेडलिज्म। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन हेयर? किसी को यहाँ पे कोई डाउट? यस सर। हाँ जी, पूछिए प्लीज। सर आपने कहा कि पहले जो पूर्वज वगैरह थे वो आर्बोरियल नेचर के थे, हम्म। बट वो आर्बोरियल होने से पहले तो नीचे रहते होंगे ना, फिर ऊपर चढ़े होंगे, हाँ, तो शेर बिल्कुल। तो तब भी मार सकता था उनको। तब उनका नीश कुछ और होगा, इकोलॉजिकल नीश तब उनका कुछ और रहा होगा। ओके, हाँ ठीक है ठीक सर। है। ठीक है सर। क्योंकि जो एवोल्यूशन है ये सिर्फ इंसानों में नहीं, ये सभी में होता है। यस सर। ओके, किसी यस का सर। कोई और डाउट? ओके, नीश मीन्स आपका एनवायरनमेंट जहाँ पे आप रह रहे हो, जहाँ से आप खाना खा रहे हो। ओके, उसको आप नीच कहते हो। इसको भी आप अडेप्टिव रेडिएशन में प्रॉपरली पढ़ोगे। ओके, इन 1.6 आपके सिलेबस में है वो। ठीक है, नीश का मतलब है जहाँ पे आपका घर है। अगर आपका घर ब्रांचेस के ऊपर है तो उसको आर्बोरियल नीश कहते हैं। अगर आपका टेरेस, आपका नीचे है घर, उसको आप टेरेस्ट्रियल नीश कहते हैं। एनवायरनमेंट का एक छोटा सा भाग जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो, जहां से आप खाना खा रहे हो, जहां पे आपका घर है, उसको आप नीश कहते हो। ओके, एनीवन एनी अदर डाउट? किसी का और कोई डाउट हो? चलिए। So eventually you started bipedalism.
आप बाइपेडल हो गए हो। नाउ बाइपेडलिज्म की वजह से आपने क्या किया, या फिर टूल मेकिंग की वजह से आप बाइपेडल हो गए। ठीक है, दोनों इकट्ठी आती हैं, टूल मेकिंग भी उसी टाइम के ऊपर आती है, बाइपेडलिज्म भी उसी टाइम के ऊपर आता है। टूल मेकिंग और बाइपेडलिज्म, ये दो चीजें जो हैं, इसकी वजह से आपका जो ब्रेन है वो बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। ब्रेन का इनलार्जमेंट होना शुरू हो जाता है। ओके, सो यू आर बाइपेडल प्लस यू आर मेकिंग टूल्स, तो इसकी वजह से आपके पास यू हैव इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन। ओके, इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन क्यों है भाई आपके पास? बिकॉज नाउ यू आर बाइपेडल, आप दो पैरों के ऊपर खड़े हो सकते हो। देखिए, अगर आप चार पैरों के ऊपर खड़े हो रहे हो और अब आपका जो सर है वो बड़ा होना चाहता है, तो आपको सपोर्ट करने के लिए यहां पे एक्स्ट्रा मसल्स बनाने पड़ेंगे। गर्दन में आपको एक्स्ट्रा मसल्स का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे क्या होता है, बिकॉज नाउ यू नीड एक्स्ट्रा मसल्स हेयर, आपको यहां पे एक्स्ट्रा मसल्स की जरूरत है। अगर यहां पे आप एक्स्ट्रा मसल्स बनाना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी जो मोबिलिटी है, गर्दन की जो मोबिलिटी है वो रुक जाएगी, तो इवेंचुअली आप कम कंपिटिटिव हो जाओगे। क्योंकि जो जानवर हैं गर्दन की मोबिलिटी की वजह से अपना शिकार खेल पाते हैं, लचीले हो पाते हैं। अगर उनमें बिल्कुल भी लचीलापन नहीं है तो वो किस तरह से शिकार खेलेंगे, शिकार करेंगे? इस तरह से तो वो शिकारी से खुद शिकार बन के रह जाएंगे, अगर इतने सुस्त रहेंगे वो अपनी गर्दन ही नहीं घुमा पाएंगे। क्योंकि ये डेवलप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो एक्स्ट्रा मसल्स हैं वो डेवलप नहीं हो सकते हैं, तो उसकी वजह से कि जो आपका जो ब्रेन का इनलार्जमेंट है वो भी नहीं हो पाता चौपाए जानवरों में, चार पैरों के ऊपर चलने वाले जानवरों में। बट हियर यू आर बाइपेडल, आप बाइपेडल हो, और ऊपर से दिमाग को यूज करने की आपको काबिलियत भी चाहिए, आपको 3D विजन भी चाहिए, आपको चीजों को एनालाइज भी करना है, क्योंकि आप चीजों को एनालाइज करते हो, 3D विजन है आपके पास, तभी आप टूल्स बना पाते हो, तभी यू कैन मेक सोफिस्टिकेटेड टूल्स। अगर प्रॉपरली आपके पास विजन नहीं है, मान लीजिए यू हैव विजन लाइक अ डॉग, बिल्कुल कुत्ते जैसा आपके पास विजन है, 2D विजन है, प्लस यू आर नॉट एबल टू फुली अंडरस्टैंड एंड एनालाइज थिंग्स, तो टूल मेकिंग नहीं हो पाएगी। आपको टूल मेकिंग भी करनी है, और आपको जो एक्स्ट्रा मसल्स हैं वो भी नहीं चाहिए। वो क्यों नहीं चाहिए भाई? क्योंकि व्हेन यू आर बाइपेडल तो आपके पास दो कर्व्स पड़ जाते हैं इन योर बैकबोन, एक होता है थोरैसिक, एक होता है लुम्बर। दो प्रोमिनेंट कर्व्स होते हैं आपके पास, और इन दो प्रोमिनेंट कर्व्स के ऊपर जो आपका हेड है वो बैलेंस्ड रहता है। यू डोंट नीड एक्स्ट्रा मसल्स टू बैलेंस योर हेड। आपकी जो मोबिलिटी है, आपका जो लचीलापन है गर्दन में, वो भी बना रहता है। सो यू हैव एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन, आपका जो दिमाग है वो बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। दिमाग में स्पेस ज्यादा बन जाती है तो और पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। और पॉसिबिलिटीज कैसी? कि आप टूल टेक्नोलॉजी को और एफिशिएंट कर पाओगे, और बढ़िया जो टूल्स हैं वो बना पाओगे। एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई आपकी। अलॉन्ग विद दैट, विद इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन, जो लैंग्वेज स्पीकिंग स्किल्स हैं वो भी इनहांस हो जाती हैं आपकी। अगर आप किसी जानवर को देखो, वो किस तरह की लैंग्वेज बोलता है? ज्यादा से ज्यादा वो भौंक लेगा, या फिर वो हवा को बाहर निकाल लेगा, वो गुस्से को एक्सप्रेस कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ डॉग। डॉग के पास वेल डेवलप्ड लैंग्वेज नहीं है, बट दे डू हैव एक्सप्रेशंस। उनमें एक्सप्रेशंस होते हैं, लेकिन लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं है। जैसे हमारे पास है, वी हैव कंप्लेक्स लैंग्वेज,
वी कैन एनालाइज थिंग्स व्हाट समवन एल्स हैज सीन। ठीक है, जैसे आप बोलते हो, मेरा दिमाग एनालाइज करता है कि अच्छा इसने क्या कहा है, फिर उसके बाद मैं चीजों को डेवलप करता हूं, थॉट्स को डेवलप करता हूं और कन्वे करता हूं अपनी लैंग्वेज के सहारे। सो इट नीड्स एक्स्ट्रा क्रेनियल कैपेसिटी। आपके पास जो ब्रेन की स्पेस है, ब्रेन का जो भाग है, वो प्रॉपरली स्पेशलाइज करना पड़ता है लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए। तो आपके पास enlargement ऑफ ब्रेन, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वेल डेवलप्ड वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। बढ़िया लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए आपके पास ब्रेन का जो enlargement है वो होना शुरू हुआ। ओके, और इसी के साथ जो टूल टेक्नोलॉजी है वो और एफिशिएंट होती गई, आपकी बढ़िया टूल्स बनते गए, और धीरे धीरे इंसान जो है वो प्रे से प्रीडेटर बन गया। क्योंकि लैंग्वेज के साथ आप क्या कर सकते हो, यू कैन कम्युनिकेट। आगे से आपने देख लिया कि शेर आ रहा है, आप पीछे लोगों को बता सकते हो कि शेर आ रहा है, भाग्य। ठीक है, शेर कितनी स्पीड से आ रहा है, आपकी आंखें इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी हैं कि आप उस चीज को भी देख सकते हो। यू हैव 3D विजन, यू कैन एनालाइज थिंग्स। ऑल दिस हैपेंड ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन। आपका जो ब्रेन है वो इनलार्ज होना शुरू हो गया। ये जो इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन है, इट हैपेंड प्राइमरीली 2 मिलियन ईयर्स अगो। 2 मिलियन साल से शुरू होके ये जो ब्रेन का एनलार्जमेंट है ये चलता जाता है और 2 लाख साल तक चलता है। 2 लाख ईयर्स अगो। ठीक है, 2 लाख साल पहले, तकरीबन 2 लाख साल पहले आपके पास जो पहले होमोसेपियंस हैं वो आते हैं। सो फ्रॉम ऑस्ट्रेलोपिथिकस टू होमोसेपियंस आपका जो इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन है वो होता रहता है, और धीरे धीरे जो चीजें हैं वो बनती जाती हैं। ओके, एनी डाउट एनीवन, एनी डाउट टिल हियर? भाई किसी को कोई डाउट हो? यस सर। हाँ जी, पूछिए सर प्लीज। जब हम यहाँ पे enlargement ऑफ ब्रेन की बात कर रहे हैं तो हम साइज की बात कर रहे हैं या एबिलिटी की बात कर रहे हैं? हम दोनों चीजों की बात कर रहे हैं, एबिलिटी की भी बात कर रहे हैं, साइज की भी बात कर रहे हैं। तो मतलब कि मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला सीन हो गया यहाँ पे? नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। जो ह्यूमंस का एवोल्यूशन है वो सेरिब्रल कोर्टेक्स में ज्यादा हुआ है। ठीक है, वो ओके। आगे चल के हम प्रॉपरली जब इन चीज़ों को देखेंगे वहां पे हम देख लेंगे कि सेरिब्रल कोर्टेक्स में किस तरह से आपका ज़्यादा एनलार्जमेंट हुआ है। क्योंकि जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है ना, उसने सेरिब्रल कोर्टेक्स में ज़्यादा प्रेशर डाला है। ठीक है सर। ठीक है, आप 2 चीज़ों में बड़े स्पेशलाइज्ड हो, इंसान 2 चीज़ों में बहुत स्पेशलाइज्ड रहते हैं। पहली चीज़ सुनने में, जो चीज़ आप सुन लेते हो वो ज़्यादा जल्दी आप भूलते नहीं हो। ठीक है, ओके। दूसरा जो चीज आप कर लेते हो, यू हैव मसल मेमोरी, जो चीज आप कर लेते हो आप उसको नहीं भूलते हो। यस सर। बाकी जानवर उसको बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और ये जो चीजें हैं ये सेरिब्रल कोर्टेक्स हैंडल करता है। ठीक है सर। ठीक है, तो सेरिब्रल कोर्टेक्स में आपका जो एवोल्यूशन का डेवलपमेंट है वो ज़्यादा आपको दिखाई देता है। खैर 1.6 में जब हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें तब करना शुरू ठीक करेंगे। है सर। यस सर। ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? भाई किसी को कोई डाउट हो या फिर कोई बोर हो रहा हो? जो अगली बड़ी डेवलपमेंट होती है वो आपके पास होमो इरेक्टस के टाइम के ऊपर होती है। होमो इरेक्टस, ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज, डिस्कवरी ऑफ फायर। इट इज 1.6, इसको कितना, सॉरी, इट इज अबाउट 1.6 लाख ईयर्स अगो। ठीक है, इतने साल पहले 1.6 लाख ईयर्स अगो आपके पास सबसे पहले हमें अवशेष मिलते हैं फायर के।
और इसी के साथ आपके पास अवशेष मिलते हैं एक और आपके पूर्वज के, जिसका नाम है होमो इरेक्टस। इरेक्टस, होमो इरेक्टस का मतलब क्या है? होमो का मतलब ह्यूमन, यानी कि वो दो पैरों के ऊपर खड़ा है। इरेक्टस का मतलब वो प्रॉपरली दो पैरों के ऊपर खड़ा है। 1.6 लाख ईयर्स अगो आपके पास जो फायर का डेवलपमेंट मिलता है, फायर का डेवलपमेंट क्या का मतलब क्या है? दैट नाउ यू आर एबल टू कंट्रोल फायर। आग की डिस्कवरी करने वाले भाई हम कौन होते हो? ठीक है, आग की डिस्कवरी जो है वो तो नेचर ने की है, आग नेचुरल है। बट अबाउट 1.6 लाख ईयर्स अगो आपके पास इतना ब्रेन आपका डेवलप हो चुका था कि आप आग को कंट्रोल कर पा रहे थे। दैट यू आर एबल टू एमिट फायर, आप अपनी मर्जी से आग जला भी सकते हो और अपनी मर्जी से आप आग को बुझा भी सकते हो। और इसके जो सबसे पहले अवशेष हैं, प्रॉपर जो आपके पास अवशेष मिलते हैं, इट इज इन पिनेकल पॉइंट। पिनेकल पॉइंट इन साउथ अफ्रीका, वहां पे आपको इसके पहले अवशेष मिलते हैं 1.6 लाख ईयर्स अगो। आग के साथ क्या आपके पास क्या चेंजेस आती हैं इंसानों में? सी, अब तक आपने ये किया था कि आप दो पैरों के ऊपर खड़े होने शुरू हो गए हो, और आपका जो ब्रेन है वो इनलार्ज होना शुरू हो चुका है। आग के साथ जो पहली सबसे बड़ी खूबी है आग की, वो ये है दैट यू कैन कुक फूड, कि आप आग के ऊपर जो अपना फूड है वो कुक कर सकते हो। पहले आपको मीट जो है वो रॉ खाना पड़ता था। अगर आप रॉ मीट खा रहे हो तो रॉ मीट के साथ क्या दिक्कत है कि आप ज्यादा रॉ मीट नहीं खा सकते हो। अगर आप रॉ मीट खाओगे तो आपको बड़े दांतों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आपके पास स्पेशली जो आपके कैनाइंस हैं, ठीक है, वो बड़े होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे टेक द केस ऑफ डॉग, लायन, उनके जो कैनाइंस हैं, ये वाले टीथ जो होते हैं, नोकीले जो टीथ होते हैं ये वाले, ये आपके पास बड़े होते हैं उनके। अगर बड़े टीथ, वेल डेवलप्ड टीथ आपको चाहिए तो आपका ये जो मुंह का एरिया है वो बड़ा हो जाता है। विद बाइपेडल स्ट्रक्चर कैसे एक मां अपने बच्चे को जन्म दे सकती है? वो तो जन्म देते टाइम उसकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए आपका जो नवजात शिशु होता है, दे डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन्स, दे डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड डेंटेशन। ना उनके दांत प्रॉपरली डेवलप्ड होते हैं, ना उनका दिमाग प्रॉपरली डेवलप्ड होता है। दोनों धीरे धीरे डेवलप होते हैं। तो आग के साथ क्या है कि आप प्रॉपरली जो आपका फूड है उसको आप कुक कर सकते हो। बिकॉज नाउ यू कैन कुक फूड, तो आपके पास यू कैन ईट इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मीट। आप मीट को प्रॉपरली खा सकते हो, आप ज्यादा से ज्यादा जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है वो ले सकते हो। नॉन वेजिटेरियन डाइट के साथ यू हैव अ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड हीम प्रोटीन। ओके, so when you can eat enormous amount of meat, you can give your body enormous amount of heme also। आप हीम प्रोटीन अपनी बॉडी को दे सकते हो। ठीक है, जो इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन है वो होना शुरू हो जाता है आपका। जो दूसरी चीज है, फायर के साथ क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज गिवन बाय, ये जो हाइपोथेसिस है ये आपके पास दिया था प्रोफेसर सुस्मान ने। सुस्मान, प्रोफेसर सुस्मान सेड कि जो आपके पास पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे, जो आपके पुराने पूर्वज थे, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस हो गए, होमो इरेक्टस हो गए,
या होमो हैबिलिस हो गए। होमो इरेक्टस में तो खैर मीट का खाना उन्होंने शुरू कर दिया था, होमो हैबिलिस हो गए। तो जो पुराने हैं, इन चीज़ों को ज़्यादा ऐसे नहीं लेना कि क्या क्या अजीब अजीब से वर्ड्स हैं, प्रॉपरली इन सबको हम करने वाले हैं। जो आपके पुराने पूर्वज थे वो मीट को प्रॉपरली कंज्यूम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर मीट को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो इससे क्या होगा कि वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतना इवॉल्व नहीं है कि वो मीट को खा सके, मीट के ऊपर जिंदा रह सके। तो ज्यादातर जो आपके पास आपके पुराने पूर्वज थे वो क्या करते थे, या तो गैदरिंग करते थे। गैदरिंग का मतलब है कि फल फूल के ऊपर जिंदा रहना, कि फल खा लिए, कुछ इधर से खा लिया उधर से खा लिया। जो नॉन वेज डाइट थी, इट वुड बी फ्लूड ऑफ बैकबोन। जो आपके पास बैकबोन का फ्लूड होता है उसको ही ज्यादातर वो कंज्यूम कर पाते थे, ठीक है। या फिर आपके पास जो बचा खुचा मीट है उसको वो कंज्यूम कर पाते थे। फॉर एग्जाम्पल लेट से शेर ने किसी चीज को हंट कर लिया। जब शेर ने किसी चीज को हंट कर लिया तो उसके बाद बात आती है हाइनाज की। आप इतने कमजोर हो जब आप निहत्थे हो कि आप हाइनाज के साथ भी फाइट नहीं कर सकते, शेर के साथ फाइट करनी तो बहुत दूर की बात है उस मीट के लिए। तो पहले शेर खा जाता है जो सॉफ्ट पार्ट होता है, फिर उसके बाद हाइनाज आते हैं, आपके लिए सिर्फ हड्डियां बचती हैं। तो जो इनिशियल ह्यूमन बींग्स थे वो अपनी डाइट के नाम पे सिर्फ उस हड्डियों का जूस निकाल लेते होंगे और उसको पी लेते होंगे जस्ट फॉर प्रोटीन्स। और इतना ही जो आपके पास हीम प्रोटीन है उनके हाथ लगता था। इसीलिए ये देखा जाता है कि फ्रॉम अस्ट्रेलोपिथिकस, फ्रॉम 3 मिलियन ईयर्स अगो टिल 2 लाख ईयर्स अगो, 2 लाख मैंने अप्रोक्सीमेट डेट दी है, एंड ज्यादा जो परफेक्ट डेट है इट इज अबाउट 1.5 और 1.6 टू 2 लाख ईयर्स अगो। जो आपके पास इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन है इट वॉज वेरी डिसलरेटेड, कोई ज्यादा ब्रेन आपका बड़ा नहीं हुआ। बट होमो इरेक्टस के बाद यानी कि 1.6 मिलियन ईयर्स या फिर 2 लाख ईयर्स, 1.6 लाख ईयर्स या फिर 2 लाख ईयर्स के बाद आपके पास जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो एक्सेलरेटेड ग्रोथ से होना शुरू हो जाता है। वाई? बिकॉज यू आर नॉट नाउ एबल टू प्रॉपरली हंट। आप प्रॉपरली हंट कर पा रहे हो, आप प्रॉपरली कुक कर पा रहे हो। ज्यादा मीट कंज्यूम हो सके इसके लिए आपने क्या स्टार्ट किया? यू स्टार्टेड बिग गेम हंटिंग। बिग गेम हंटिंग, दो तरह के शिकार खेले जाते हैं, वन इज स्मॉल गेम हंटिंग, अदर इज बिग गेम हंटिंग। स्मॉल गेम हंटिंग का मतलब क्या है कि आपने किसी कुत्ते को मार लिया, चूहे को मार लिया और उसको मार के आपने खा लिया, थोड़ा बहुत आपको सॉफ्ट मीट मिला, बाकियों को आपने फेंक दिया। स्मॉल गेम हंटिंग तब होती है जब आप अकेले हो, जब आपके पूर्वज अकेले होंगे, जब सोसाइटी बनी नहीं होगी। जब सोसाइटी बन गई, यू आर एबल टू ऑर्गेनाइज यूर सेल्फ, तब आपको चूहे मारने की क्या जरूरत है? आप तो हिरन का शिकार खेल सकते हो, क्योंकि हमने ये बताया कि डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज भी शुरू हो जाता है। आप एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन के साथ आपने टूल्स भी बनानी स्टार्ट कर दी हैं। अब तो आप बड़ी चीजें मार सकते हो, आप हिरनों का शिकार कर सकते हो, हाथियों का शिकार कर सकते हो, बहुत ज्यादा मीट मिलेगा। मीट को कुक करने के लिए फायर भी है आपके पास। तो फायर के साथ ही आपके पास जो सोसाइटी है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब सभी इकट्ठे बड़े जानवर का शिकार खेलने के लिए जाएंगे। क्योंकि सभी इकट्ठे बड़े जानवर का शिकार खेलने के लिए जाएंगे तो सभी आके उसको पकाएंगे भी। दे विल कुक देम, दे विल कुक इट ऑल्सो। और इसी के साथ आपकी पहली सोसाइटी की शुरुआत होती है। और ये जो शुरुआत है इट इज अबाउट 2 लाख ईयर्स अगो, 2 लाख साल पहले के करीब पहली एक छोटी सी सोसाइटी बनी होगी। अब आपने सोसाइटी ऑर्गेनाइज कर ली, आपने मीट कलेक्ट करना शुरू कर दिया। अब मीट किसमें कितना बंटेगा?
वो कौन तय करेगा? कौन आगे जाएगा, कौन जोखिम उठाएगा, कौन रिस्क उठाएगा हाथी को स्पॉट करने का या फिर हाथी को भगाने का? कौन इसकी स्ट्रेटजी बनाएगा? कौन बताएगा कि हाथी कहाँ पे पाया जाएगा, हिरन कहाँ पे पाया जाएगा? और किस तरह से इस नॉलेज को इकट्ठा करें, इस नॉलेज को अगली जनरेशन में बताया जाए? इसके लिए आपके पास यू डेवलप्ड योर कल्चर। पहली कल्चर, पहले रूल्स तभी बन गए होंगे जब पहली सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ होगा। सोसाइटी और कल्चर दोनों एक सिक्के के दोहरे पहलू हैं। जब पहली सोसाइटी बनी होगी, उसी के साथ उस सोसाइटी में क्या कुछ होगा वो भी तय तय कर लिया गया होगा। क्योंकि अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है तो सोसाइटी अपने आप को प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं कर पाएगी, अपने आप को प्रॉपरली चला नहीं पाएगी। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जरूरी होते हैं। तो इसी के साथ आपका जो पहला कल्चर है वो डेवलप होना शुरू हो गया होगा। भाई किसी को कोई डाउट यहां पे? एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट इन हियर? सर जो हमने बात की कि 1.6 लाख ईयर्स अगो डिस्कवरी ऑफ फायर हुआ, हाँ, तो इसका मतलब ये कि जो वो जो हम मानते हैं कि पत्थर से पत्थर मार के फ्रिक्शन से जो फायर जनरेट की होगी वो तो इससे पहले हो चुकी होगी, क्योंकि इसमें तो हमने उसको नहीं, बंद करना भी सीख लिया था 1.6 लाख ईयर। ऐसा नहीं कह सकते। बिकॉज पत्थर से पत्थर मारने के लिए यू नीड प्रिकशन ग्रिप। आपको प्रिकशन ग्रिप की जरूरत पड़ती है। यू कांट तो जनरेट मतलब फायर precaution विद grip मतलब पावर ग्रिप। ठीक है, ये होता है पावर ग्रिप इस तरह का। ठीक है, ये पाया जाता है, ठीक है, ये रिसर्च के थ्रू पाया गया है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो हैबिलिस में प्रिकशन ग्रिप नहीं थी, दे हैड पावर ग्रिप। ओके, ओके। प्रिकशन ग्रिप डेवलप हुई है इरेक्टस में। तो प्रिकॉशन ग्रिप यकीनन मतलब अगर पत्थर के ऊपर पत्थर मार के भी फायर को प्रोड्यूस किया गया होगा तो वो भी इरेक्टस ने किया होगा। हाँ जी, आप कह रहे थे कुछ? सर प्रिकॉशन ग्रिप मतलब प्रिकशन ग्रिप जैसे मैंने पेन पकड़ा है, मेरा जो अंगूठा है वो अपोजेबल है बाकी उंगलियों से, इसको कहते हैं प्रिकशन ग्रिप। ओके। ओके, पावर ग्रिप है जब मेरा अंगूठा मेरी उंगलियों के बिल्कुल साथ हो जाता है, पैरेलल हो जाता है और चीज को इस तरह से पकड़ लेता है, इसको कहते हैं पावर ग्रिप। ओके। पावर ग्रिप प्राइमेट्स में बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वो ब्रांचेस के ऊपर लटक सकते हैं, आर्बोरियल अडेप्टेशन है उनकी। यस सर। ठीक है, ठीक है सर। आपके कोई भी प्राइमेट जो है वो पत्थर के ऊपर पत्थर मार के आग नहीं पैदा कर पाएगा बिकॉज हाँ, ऑफ पावर ग्रिप। पावर ग्रिप। ठीक है, प्रिकशन ग्रिप है, इट ऑल्सो डेवलप्ड इन होमो इरेक्टस, वो भी होमो इरेक्टस में डेवलप हुई है। तो सर फिर उन्होंने डिस्कवरी की कैसे फायर की? कौन सी फायर को उन्होंने कंट्रोल करना सीखा? ये तो खैर मुझे पता नहीं है। ठीक है सर। देखिए यहाँ के इसमें बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं। हाइपोथेसिस का मतलब थ्योरीज हैं। ओके सर। ठीक है, कि कौन कौन कैसे फायर्स को बनाया होगा उन्होंने। ठीक है, तो उसमें क्या है कि होमो इरेक्टस जो है वो सवाना के इलाके में रहने वाला जीव था। ये भी हाइपोथाइज किया जाता है। यस तो सर। जो जब आपके पास जो घास है वो सूख गई होगी तो हो सकता है कि उसमें से सबसे पहली आग प्रोड्यूस हुई हो। हाँ यस सर। ठीक है, तो ये सबसे प्रोमिनेंट हाइपोथेसिस माना ठीक। जाता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, एनीवन एनी अदर डाउट? किसी को और कोई डाउट हो? नहीं, नेचुरल फायर की जतिन यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है जो आर्टिफिशियल फायर आप बना रहे हो। ठीक है, नेचुरल फायर्स दे कांट बी कंट्रोल्ड, वो प्रॉपरली कंट्रोल नहीं की जा सकती हैं। अगर नेचुरल फायर को आपने कहीं पे एक्सट्रैक्ट भी कर लिया तो उसको बुझा के आप अपने साथ कैसे ले गए? ठीक है, इट डजेंट मेक सेंस। तो आर्टिफिशियली फायर को प्रोड्यूस करना और फिर उसके बाद बुझा देना, दोबारा फिर से उसको प्रोड्यूस कर देना, ये एक काबिलियत जो है वो आपके पास इरेक्टस में पाई जाती है। 1.6
लाख ईयर्स अगो पाई जाती है आपके पास। ओके, सो टिल नाउ आपको ये पता चल गया दैट यू हैव द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। तो इसके साथ आप कह सकते हो कि जो इंसान है, जो ह्यूमन है, वो पैदा हो गया, वो इवॉल्व हो गया। स्टार्टिंग कहां से हुई थी आपकी? बाइपेडलिज्म से स्टार्टिंग हुई आपकी। ड्यू टू बाइपेडलिज्म आपके पास जो आपका जो कल्चर है वो डेवलप हुआ, वेल डेवलप्ड कल्चर। ओके, बाइपेडलिज्म के साथ एक और चीज होती है, इसके साथ यू स्टार्ट माइग्रेशंस। आप माइग्रेशंस करना शुरू कर देते हो। जो ज्यादातर आपके पास होमो लेट्स 3 लाख ईयर्स अगो जो होमो हैबिलिस या होमो अफ्रीकनस हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस हैं, मतलब 2 लाख साल पहले के जो ह्यूमन बींग्स हैं, मुझे ये टर्म ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए बिकॉज मैनी ऑफ यू आर जस्ट बिगिनर्स। तो 2 लाख साल पहले के जो इंसान है, या फिर आप 3 लाख साल पहले कह सकते हो, वो ज़्यादातर अफ्रीका में पाए जाते हैं, गर्म क्लाइमेट्स के ऊपर पाए जाते हैं। सभी का रंग काला है, ठीक है, सभी काले रंग के हैं। काले रंग के क्यों हैं? क्योंकि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी की वजह से यू नीड मोर मेलानिन, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेलानिन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मोटी चमड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं सन की, वो आपको स्किन कैंसर ना करें। तो सभी एक जैसे हैं, सभी काले रंग के हैं, सभी के जो फिजिकल फीचर्स हैं वो एक जैसे हैं, क्योंकि एक जैसे क्लाइमेट में उनका ओरिजिन हुआ है, वो आज भी एक जैसे क्लाइमेट में रह रहे हैं। लेकिन 3 लाख साल बाद, 2 लाख साल बाद ये जब माइग्रेशंस करना शुरू करते हैं, तो माइग्रेशंस के साथ ये जो इंसान है वो अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स में रहना शुरू कर देते हैं। 3 लाख साल बाद वो अफ्रीका से बाहर निकलते हैं, कोई यूरोप में चला जाता है, कोई एशिया में आ जाता है, बिकॉज एशिया का क्लाइमेट, यूरोप का क्लाइमेट अलग है फ्रॉम द क्लाइमेट ऑफ अफ्रीका। तो रिचर्ड पॉट कहते हैं, ये सारे इनको लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बाद में फिर से ये चीजें सारी बारीकी में की जाएंगी। तो रिचर्ड पॉट कहते हैं कि जो अगला सबसे बड़ा स्टेप था होमो इरेक्टस के बाद, जब नियंदरथाल मैन आता है, नियंदरथाल मैन में पहली रेसेस पैदा हुई होंगी। रेसेस का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, यू हैव नाउ 3 प्रोमिनेंट रेसेस इन वर्ल्ड। 3 प्रोमिनेंट रेसेस हैं आपके पास वर्ल्ड में। एक है कॉकासाइड्स, जिनको आप व्हाइट्स कहते हो, गोरे लोग। एक है नीग्रोइड, जिनको आप कहते हो काले लोग। और एक है आपके पास मंगलोइड्स, ठीक है, प्राइमरी जो चाइनीज रेस है, ठीक है, मंगलोइड्स। चाइनीज रेस भी नहीं कहना चाहिए, मतलब मंगलोइड फीचर्स हैं, एपिकेंथिक फोल्डिंग होती है, तो जो चाइनीज के फीचर्स हैं उनकी तरह आप सोच सकते हो उनको। तो रिचर्ड पॉट कहते हैं कि जो जब आपके पास इंसान अफ्रीका से बाहर निकला, तो जो रेसेस हैं उसी के साथ डेवलप होनी शुरू हो गई। तो नियंदरथाल मैन में, जो कि अगला स्टेप है एवोल्यूशन का, उसमें पहली बार जो रेसेस हैं वो डेवलप होती हैं, रेसेस पैदा होती हैं। ओके, इस रेस के साथ इंसान शायद अपनी पहली प्रॉब्लम को फेस करता है। जो इंसान की पहली प्रॉब्लम रही होगी, दैट विल बी रेसिज्म। रेसिज्म क्यों? बिकॉज इन्वायरमेंट में कंपटीशन होता है। लेट से 3 लाख साल पहले आपके पास कोई यूरोप में आता है, ठीक है, उनको आप कह देते हो नियंदरथाल मैन।
अलग रेस उनकी डेवलप हो गई। फिर उसके बाद अगला माइग्रेशन होता है, अगला आपके पास माइग्रेशन आता है, तो वो भी सिमिलर क्लाइमेट के लिए, सिमिलर फूड के लिए कंपीट करेगा। समझ रहे हो ना इस बात को? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? यस सर। ओके, ठीक है। बिकॉज नाउ द रिसोर्सेज दे आर स्कार्स, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो अब वो कम है। उन रिसोर्सेज के साथ आपको कंपीट करना है, उन रिसोर्सेज के लिए आपको कंपीट करना है बाकी लोगों के साथ। तो इट डेवलप्स ग्रुप फीलिंग। तो ये ग्रुप फीलिंग को ग्रुप फीलिंग डेवलपमेंट होती है कि मैं जो एक जैसा हूं, हम एक हैं, जो सामने वाला है वो कुछ और है, वो कोई दूसरा है, वो खराब है, मैं सही हूं, मेरी रेस बढ़िया है, मेरा कल्चर बढ़िया है। तो यहां से आपके पास एक ग्रुप फीलिंग पैदा हो जाती है। और यही जो ग्रुप फीलिंग है ये रेसिज्म को हवा देती है। रेसिज्म का मतलब क्या है कि जो मेरी रेस है, मेरी दिख वाले लोग हैं, जो गोरे लोग हैं या फिर जो काले लोग हैं, वो सुपीरियर हैं। जिनका रंग, जिनके फिजिकल फीचर्स हमसे मिलते नहीं, वो हमसे इंफीरियर हैं, बिकॉज वी आर सुपीरियर। सो जो ये रिसोर्सेज हैं ये भी हमारे ही हैं। देखिए, आपके पास रेसेस डेवलप हुई। रेसेस का डेवलपमेंट क्या था? बायोलॉजिकल डेवलपमेंट था, बिल्कुल एवोल्यूशनरी नेचुरल डेवलपमेंट था। इसी के साथ एक प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम ऑफ रेसिज्म। प्रॉब्लम ऑफ रेसिज्म पहले भी चलती आ रही थी, ठीक है। कॉलोनियलिज्म आया, पूरी ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में रेसिज्म की प्रॉब्लम बढ़ती गई है। लेकिन रेसिज्म की प्रॉब्लम तब हमें सबसे ज्यादा देखने को मिली व्हेन यू एंटर्ड वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और जर्मनी में बहुत बड़ा हॉलोकॉस्ट ऑर्गेनाइज किया गया, और पॉलिटिशियंस ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने उस हॉलोकॉस्ट को इंडोर्स किया। ऐसा नहीं है कि पहले हॉलोकॉस्ट नहीं होते थे, पहले भी बहुत सारे हॉलोकॉस्ट हुए हैं। थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड पीपल आर किल्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस। लोग मारे जाते रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस, बेसिस ऑफ रिलीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो ग्रुप फीलिंग्स हैं ये इंसानों में डेवलप, हमेशा से डेवलप्ड रही हैं। लेकिन इसका जो डेवलपमेंट है, इट ऑल स्टार्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नियंदरथाल। ये करीब करीब 1 लाख साल पहले प्रॉपरली डेवलप होना शुरू होता है। फिर आप वर्ल्ड वॉर सेकंड में देखते हो कि दुनिया इतनी बख्तर बन चुकी है कि वो दूसरी रेसेस को, दूसरे रिलीजन्स को मारना शुरू कर दिया उन्होंने। तो हमें पहली बार ये रियलाइजेशन हुआ, ये प्रॉपर रियलाइजेशन हुआ, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हुई, इफ वी वांट टू सेव आवर ह्यूमैनिटी, इफ वी वांट टू सेव कल्चर, इफ वी वांट टू सेव डाइवर्सिटी, यू नीड टू स्टडी ह्यूमन बींग्स। आपको इंसानों को समझना पड़ेगा, आपको इंसानों की कल्चर्स को समझना पड़ेगा, ये डाइवर्सिटी होती क्या चीज है इसको समझना पड़ेगा, सोसाइटी काम कैसे करती है, कल्चर काम कैसे करता है, कैसे करना चाहिए काम, इन चीजों को समझना पड़ेगा। इन चीजों को पॉलिटिकल लीडर्स को कन्वे करना पड़ेगा, पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, ताकि जो दुनिया है वो एक बेटर प्लेस बन सके जस्ट टू लिव। देयरफॉर वी स्टार्टेड एंथ्रोपोलॉजी। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपरली हर एक यूनिवर्सिटी में होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो एंथ्रोपोलॉजी प्राइमरीली, इसका जो डेवलपमेंट हुआ है, इट इज टू स्टडी ह्यूमन बींग्स, कि कैसे हम इस मुकाम के ऊपर पहुंचे हैं, कैसे ह्यूमैनिटी या फिर ह्यूमन बींग्स इन टोटलिटी इस मुकाम के ऊपर पहुंचे हैं, जिस मुकाम के ऊपर आज हम लोग हैं। 2 पैरों के ऊपर खड़े हो रहे हैं, जूम के ऊपर क्लासेस ले रहे हैं, प्रॉपरली अपने थॉट्स को कन्वे कर पा रहे हैं,
प्रॉपरली मार्केट्स को ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। मार्केट्स को ऑर्गेनाइज करना खुद में एक बहुत बड़ा टैलेंट है, चीजों को बेचना। हम इतने ज्यादा डेवलप हो चुके हैं कि देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस इन डिफरेंट कल्चर्स, वी हैव डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अगर ये जो सारी चीजें हैं, रेसिज्म जैसी प्रॉब्लम है, ग्रुप फीलिंग जैसी प्रॉब्लम है, कम्युनलिज्म जैसी प्रॉब्लम है, रीजनलिज्म जैसी प्रॉब्लम्स हैं, वॉर जैसी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स का अगर आपको समाधान चाहिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड ह्यूमैनिटी। तो आपको ह्यूमैनिटी को समझने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप सामने वाले को समझोगे नहीं, तब तक आप सामने वाले को अपना दुश्मन ही मानते रहोगे, जैसे अब तक आप मानते आ रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट होता है। ओके, एनी डाउट टिल नाउ? किसी को कोई डाउट हो इस यहां तक? किसी को? ओके, एनीवन एल्स? कोई डाउट भाई? चलिए, सो एंथ्रोपोलॉजी, इसका स्कोप क्या है, यानी कि हम इसमें करते क्या हैं? वी स्टडी आवर हिस्ट्रीज। हम ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री को समझते हैं, ठीक है, कि हिस्ट्री में हुआ क्या होगा ताकि हम यहां तक पहुंचे हैं। और इसके साथ साथ आजकल ह्यूमैनिटी, आजकल जो प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हैं। और इन्हीं दो चीजों के ऊपर आपका जो सिलेबस है वो ऑर्गेनाइज्ड रहता है। तो अगर आप सिलेबस को देखो, मैं सिर्फ एक ही किताब की आपको सजेशन दूंगा कि आप एक किताब जरूर परचेज कर लीजिए, दैट इज योर पास्ट ईयर पेपर्स। तो ये आपके पास न्यू विशाल लर्निंग की, न्यू विशाल पब्लिकेशंस की एक किताब आती है पास्ट ईयर पेपर्स की, या फिर कोई और किताब होगी, ऑनलाइन भी पास्ट ईयर पेपर्स आपको टॉपिक वाइज अरेंजमेंट में मिल जाएंगे। पास्ट ईयर पेपर्स को जरूर खरीद लीजिए और कोशिश कीजिए कि जब भी आप लेक्चर में आए पास्ट ईयर पेपर्स को साथ में लेके आए। जब भी मैं लेक्चर देता हूं आपको, या फिर जब भी आप कुछ सीखें यहाँ से, तो लेक्चर के बाद पास्ट ईयर पेपर्स को जरूर एनालाइज करें। अगर कोई चीज़, कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर पता नहीं चल रहा है क्वेश्चन के बारे में, किस तरह से आपने क्वेश्चन को हल करना है, तो आप अगले ही लेक्चर में उसको डिस्कस करें मेरे से। इस तरह से साथ के साथ चीजें होती जाएंगी, लोड नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। ओके, तो जो आपका सिलेबस है वो भी इसी तरह से ऑर्गेनाइज रहता है, इन्हीं दो चीजों के ऊपर ऑर्गेनाइज्ड है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी का मतलब आपके पास दोनों तरह की हिस्ट्री, बायोलॉजी की हिस्ट्री और आपके पास जो कल्चर है उसकी हिस्ट्री। बायोलॉजी की हिस्ट्री के लिए आपके पास फ्रॉम 1.4 टू योर 1.7 ये चैप्टर्स हैं आपके पास। 1.4 में आपके पास थ्योरीज हैं। थ्योरीज ये समझाने के लिए कि एवोल्यूशन आखिरकार होता कैसे है। दो प्रोमिनेंट थ्योरीज हैं आपके पास जो कि क्लासिकल थ्योरीज हैं, एक मॉडर्न थ्योरी है आपके पास। दो क्लासिकल थ्योरीज कौन कौन सी हैं? लमार्क और डार्विन की थ्योरी। लमार्क की थ्योरी को हम प्री डार्विन थ्योरी भी कह देते हैं। और फिर जो तीसरी थ्योरी है दैट इज द सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। वो किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट की नहीं है,
रादर जो मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, मॉडर्न का मतलब कि जो आपके पास मॉडर्न एज में जो एक्सपेरिमेंट्स होते रहे हैं ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्राइमरीली, तो उनके ऊपर उन सबको कल्मिनेट करके हमने एवोल्यूशन को समझाया है। उसमें म्यूटेशंस वगैरह भी आ जाती हैं कि म्यूटेशन क्या रोल अदा करती हैं, क्योंकि डार्विन ने म्यूटेशन को प्रॉपरली समझाया नहीं है। शायद डार्विन को भी प्रॉपरली समझ नहीं आया होगा कि म्यूटेशंस होती कैसे हैं। तो 1.4 टू 1.7 आप एवोल्यूशन को पढ़ते हो कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ है। और फिर उसके बाद आगे आता है पेपर 1 में ही फ्रॉम 9.1 टू 12th चैप्टर, फ्रॉम 9th टू 12th चैप्टर। जो ये चैप्टर्स हैं इसमें आप पढ़ते हो कि जो पुराना एवोल्यूशन हुआ है आपका, उसकी वजह से व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग नाउ। पुराने एवोल्यूशन की वजह से आज आपको क्या दिक्कतें आई हैं, आप उनको पढ़ते हो। ठीक है, इसमें आपके पास आ जाते हैं क्रोमोसोमल एबरेशंस, क्या मेथड्स हैं क्रोमोसोमल एबरेशंस को देखने के लिए, रेस बनती कैसे है, इन्वायरमेंट का क्या रोल रहता है रेस को बनाने में, अलग अलग एनवायरनमेंट में इंसान जिंदा कैसे रह रहे हैं, रेसिज्म की प्रॉब्लम क्या है, वो सारी चीजें आप यहां पे पढ़ते हो 9th टू 12th चैप्टर। फिर उसके बाद कल्चर का डेवलपमेंट इंडिया में कैसे हुआ है, और इंडिया में क्या क्या, सॉरी बायोलॉजिकल डेवलपमेंट इंडिया में कैसे हुआ है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, वो आप पेपर 2 में पढ़ते हो। ठीक है, सो पेलियंट एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया आपके पास वो पेपर 2 का पार्ट है 1.2। सो इन चैप्टर 1.2 एग्जैक्टली यही चीजें आप इंडिया में किस तरह से विकसित हुई हैं उनको पढ़ते हो। देन कल्चर का एवोल्यूशन कैसे हुआ है और एवोल्यूशन की वजह से क्या दिक्कतें आई हैं, क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, इनको आपने पढ़ना है पेपर 1 में। इनको आप एज एन इंस्टीट्यूशन पढ़ते हो। ठीक है, फ्रॉम यूर चैप्टर 2 आपके दूसरे चैप्टर से 5वें चैप्टर तक, दूसरे चैप्टर से 5वें चैप्टर तक आप कल्चर को पढ़ते हो कि कल्चर का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, इस एवोल्यूशन की वजह से आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको चैप्टर 2 से चैप्टर 5 तक मिलती हैं। फिर उसके बाद इसी चीजों को अप्लाई कर देते हैं हम इंडिया में इन पेपर 2। तो पेपर 2 में आपके पास है विलेज स्टडीज, आपके पास है प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म, प्रॉब्लम ऑफ ट्राइबल्स, ये सारी चीजें आपको पेपर 2 में मिलती हैं। तो जो आपने कंसेप्ट्स पेपर 2 में पढ़े वही आपके कंसेप्ट्स अप्लाई हो जाते हैं, सॉरी जो आपने कंसेप्ट्स पेपर 1 में पढ़े वही सारे के सारे कंसेप्ट्स पेपर 2 में अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हो आप पेपर 2 में। पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी को इंडिया में कैसे लागू किया जा सकता है, सॉरी पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ते हो आप पेपर 1 में, और किस तरह से इंडिया में लागू किया जा सकता है वो पढ़ते हो आप पेपर 2 में। फॉर एग्जाम्पल मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो भी बनाया हुआ है फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर, कि कैसे पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अलग अलग काम को आप इस फार्मर प्रोटेस्ट के कंटेक्स्ट में आप देख सकते हो। ठीक है, इट इज ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो इसी तरह से जो पेपर 1 के कंसेप्ट्स हैं उनको जस्ट अप्लाई किया है हमने पेपर 2 में। तो जो आपका पूरा सिलेबस है इट इज ऑर्गेनाइज्ड दिस वे, इट इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड एवोल्यूशन, ईदर एवोल्यूशन ऑफ बायोलॉजी और एवोल्यूशन ऑफ कल्चर। कल्चर को ज्यादातर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जो पहला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं नॉन मटेरियल कल्चर। अच्छा, किसी को कोई डाउट यहां तक?
भाई एनीवन हैविंग एनी टाइप ऑफ एनी काइंड ऑफ डाउट टिल नाउ? ओके, सो कल्चर को ज्यादातर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है. वन इज मटेरियल कल्चर, अदर इज नॉन मटेरियल कल्चर. मटेरियल कल्चर का एवोल्यूशन कैसे हुआ है इसको स्टडी करने के लिए हम एक अलग से ब्रांच बनाई जाती है जिसको आप कहते हो आर्कियोलॉजी. उसमें आप ज्यादा इम्पैक्ट, मैं केवल मटेरियल कल्चर को नहीं पढ़ते हो, वहां पे भी आपका जो ज्यादा फोकस है वो मटेरियल कल्चर के ऊपर रहता है कि टूल्स किस तरह से डेवलप हुई. ओके, दूसरा है आपके पास नॉन मटेरियल कल्चर. नॉन मटेरियल कल्चर्स में क्या आ जाता है? प्राइमरीली आपके पास इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशंस लाइक मैरिज, लाइक फैमिली, लाइक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, लाइक रिलीजन. ठीक है, और इनका अपना इतिहास है कि ये किस तरह से डेवलप हुए हैं. जो मटेरियल कल्चर है इसका ज्यादातर डेवलपमेंट आपकी बायोलॉजी के साथ सिंक्रोनाइज रहता है, क्योंकि जब तक दिमाग एनालाइज नहीं करेगा आप टूल्स कैसे बना पाओगे. तो जैसे जैसे आपका जो ब्रेन है उसका एवोल्यूशन होता जाता है, आपके हाथों का एवोल्यूशन होता जाता है, नई चीजों की जरूरतें पड़ती जाती हैं, नए इन्वायरमेंट में आप जाना शुरू करते हो, तो आपका अल्टीमेटली ड्यू टू चेंज ऑफ बायोलॉजी योर कल्चर ऑल्सो चेंजेस. आपका मटेरियल कल्चर जो है वो इसी के साथ डेवलप होना शुरू हो जाता है, इसी के साथ वो इवॉल्व होता रहता है. लेकिन प्राइमरीली जो आपके पास नॉन मटेरियल कल्चर है, जो आपके पास इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका डेवलपमेंट एग्रीकल्चर की खोज के बाद होता है. अब ऐसा क्यों? एग्रीकल्चर में ऐसा क्या खास है बात? देखिए, जब तक आप हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी में है, हंटिंग गैदरिंग का मतलब क्या है? हंटिंग का मतलब आप जानते हो, गैदरिंग का मतलब क्या है? कि आप जो फूड्स हैं, जो आप फ्रूट्स वगैरह हैं, आप उसको गैदर करते हो. तो हंटिंग गैदरिंग में क्या रहता है कि आप जानवरों की हंटिंग करते हो, जो नॉन वेज डाइट है वहां से आ जाती है, जो वेजिटेरियन डाइट है वो आपकी कहां से आती है? फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. और जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है ज्यादातर देखा जाता है इनकी कलेक्शन कौन करता है? आपके बच्चे, चिल्ड्रन एंड वुमेन ऑफ द सोसाइटी, और फीमेल्स उस सोसाइटी की. और जो ज्यादातर हंटिंग होती हैं वो मेल्स करते हैं. वाई? बिकॉज ऑफ सम बायोलॉजिकल डिफरेंसेस. देयर इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल बॉडीज. आपके पास मस्कुलर कंटेंट ज्यादा होता है. मेल कैन रन फास्टर देन फीमेल. ठीक है, इसको कोई सेक्सिस्ट स्टेटमेंट मत मानना, बट एवोल्यूशन ने ऐसा ही कर रखा है. ठीक है, वो एक्सेप्शंस हर जगह के ऊपर आ जाती हैं, लेकिन इट इज अ जनरल प्रिंसिपल दैट इज फॉलोड कि समटाइम ज्यादातर जो एवोल्यूशन में देखा जाता है दैट मेल मस्कुलर बॉडीज आर स्ट्रॉन्गर एंड मोर अडेप्टेड फॉर हंटिंग. वो ज्यादा अडेप्टेड रहती हैं हंटिंग के लिए. चलो तो जब आप हंटिंग करते हो तब लेट से दिस इज रिवर, तो आप रिवर के पास ही सेटलमेंट कर सकते हो. तो जो आपकी सेटलमेंट्स होती हैं वो पानी के स्रोत के आसपास होती हैं. एग्रीकल्चर से क्या होता है? दैट विद एग्रीकल्चर एक और मटेरियल चीज का डेवलपमेंट होता है, दैट इज नोन एज पॉटरी. उसका डेवलपमेंट क्यों होता है? क्योंकि लेट से आपने अनाज बोआ, आपने बीज बोआ, और उसके बाद आपने बीजों को काटना शुरू कर दिया, आपने बीज काटने शुरू कर दिए. अब बीजों को रखोगे कहाँ पे? अगर आप बीजों को, जैसे ज्यादातर हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज में क्या किया जाता है, जो वो मीट नहीं खाते उसको दफना दिया जाता है, उसको कवर कर देते हैं क्ले के साथ. अगर आप इस तरह से अनाज को कवर करोगे क्ले के साथ तो खराब हो जाएगा, पौधा बन जाएगा अनाज आपका, खाओगे कैसे उसको?
तो आपको जो पॉटरी है उसको डेवलप करना पड़ता है। जब आप पॉटरी का डेवलपमेंट करते हो, उस पॉटरी के साथ आप क्या कर सकते हो, आप यहां से जो पानी है वो आगे लेके जा सकते हो, कहीं और लेके जा सकते हो, कहीं और पे आप लैंड को क्लेम करके वहां पे एग्रीकल्चर डेवलप कर सकते हो। ठीक है। पॉटरी का जो प्राइमरी डेवलपमेंट है वो आपकी जरूरत की वजह से हुआ। आपकी जरूरत क्या थी कि अनाज को स्टोर करके रखना है। बट नाउ यू कैन ऑल्सो कैरी वाटर इन दैट पॉटरी। आप उसी घड़े में आप जो पानी है उसको लेके जा सकते हो। तो इस तरह से फ्रॉम रिवर साइड आप लैंड साइड आपका माइग्रेशन होना शुरू होता है। और एग्रीकल्चर प्राइमरीली डेवलप होती है 50,000 से 40,000 साल बाद। आपका जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, प्रॉपर डेवलपमेंट, वो आपको देखने को मिलता है सेंट्रल एशिया में, कि जो रिवर साइड से जो ह्यूमन पॉपुलेशंस हैं वो लैंड साइड की ओर बढ़नी शुरू हो गई हैं। जब इंसान एग्रीकल्चर करता है तो एग्रीकल्चर के साथ आपके पास क्या देखने को मिलता है कि प्रॉपर उसको डाइट मिल रही है, प्रॉपर उसकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल रहा है, और प्रॉपर इन फीमेल बॉडीज आपके पास जो फैट है वो कम्युलेट होना शुरू हो जाता है, फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो जब आपका फैट डिपॉजिट होता है, जस्ट अ सेकेंड, तो जब आपका फैट डिपॉजिट होना शुरू होता है, इट इंक्रीजेज योर चांस ऑफ फर्टिलिटी। तो ये जो फर्टिलिटी है इसको बढ़ाता है फैट। ठीक है। जितना प्रॉपर आपके पास फैट कम्युलेशन होगा उतना ही जो फीमेल बॉडीज हैं वो फर्टाइल होंगी, वो बच्चा पैदा करने लायक बनेंगी। तो फर्टिलिटी का प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। एंड इट इज सीन कि 50,000 साल पहले, 40,000 साल पहले यू हैड योर फर्स्ट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पहली बार आपको यह देखने को मिला कि पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। एक्सपोनेंशियली ग्रो करने का मतलब क्या है कि 2 से आप 4 हुए, 4 से आप 8 हुए, 8 से आप 16 हुए, इस तरह से एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। क्यों? बिकॉज द फीमेल बॉडीज नाउ दे आर मोर फर्टाइल। तो दूसरी प्रॉब्लम आपके पास आ जाती है, दूसरी प्रॉब्लम है आपके पास पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। ओके। तो पेपर 1 में आपके पास प्रॉपर ये सारे टॉपिक्स बन जाते हैं, फर्टिलिटी, फिकंडिटी, नैटेलिटी, मॉर्टिलिटी, ये 4 टॉपिक्स हैं आपके पास। ओके। और इनकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है पेपर 1 में ही। आपके पास ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। एपिडेमियोलॉजी, इकट्ठा रहते हैं इंसान तो डिसीजेस जो हैं वो स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको आउटब्रेक्स जो हैं वो भी 40,000 30,000 साल पहले सीरियस आउटब्रेक्स वो देखने को मिलते हैं। बिकॉज नाउ यू आर एक्सपीरियंसिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। फर्स्ट विलेजेस, फर्स्ट सिटीज हैव डेवलप्ड। पहले विलेजेस ये डेवलप हो जाते हैं। अब आप फ्री हो। एग्रीकल्चर में क्या होता है कि एक बार आपने अनाज ग्रो कर दिया, अनाज ग्रो करने के एक बार ग्रो कर दिया, नाउ यू आर फ्री। 6 मंथ्स के लिए आप फ्री हो, फॉर 6 मंथ्स यू आर फ्री। अब इन 6 महीनों में आप करें क्या? आपको खाने के लिए आपके पास अनाज है, पिछली फसल हुई होगी, उसका अनाज आपने स्टोर कर लिया पॉटरी में। नाउ यू आर फ्री। क्या करें? फॉर एंटरटेनमेंट मैन मस्ट हैव मेड रिलीजन। जो पहला रिलीजन बना होगा वो जरूरी एंटरटेनमेंट के लिए ही बना होगा। ओके। क्योंकि सबसे पहला जो रिलीजन आपको अंडर डेवलप्ड रिलीजन देखने को मिलता है वो होमोसेपियंस, वो नियंदरथाल में देखने को मिलता है। और होमोसेपियंस में जो रिलीजन है वो प्रॉपरली डेवलप हो जाता है, और एग्रीकल्चर के साथ ही जो रिलीजन है वो डेवलप होता जाता है।
सो ड्यू टू 6 मंथ्स, जो 6 महीने का ये जो फ्री पीरियड है जिसमें आपने कोई काम कार नहीं करना है, तो इसी के साथ जो रिलीजन है वो डेवलप हो जाता है। पर ऐसा नहीं कि रिलीजन सिर्फ एंटरटेनमेंट ही करता रहता है लोगों का। रिलीजन इस तरह से इवॉल्व होता है कि वो एक गवर्निंग बॉडी बन जाता है इंसानों के ऊपर। ठीक है, अलग अलग हाइपोथेसिस हैं कि रिलीजन कैसे डेवलप हुआ, सोल थ्योरी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो रिलीजन धीरे धीरे करके ये क्या करना स्टार्ट कर देता है, इंसानों को गवर्न करना स्टार्ट कर देता है। और रिलीजन जो है, जो शमन्स जो है, जो प्रीस्ट हैं, ये पहली गवर्नमेंट बनाते हैं, पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनती है, जरूरत क्या है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की? बिकॉज आपने एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर के लिए आपको ज्यादा लेबर चाहिए, पूरी की पूरी सोसाइटी एग्रीकल्चर कर रही होगी और कॉमन लैंड के ऊपर कर रही होगी, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है वो तो बहुत बाद में आया है। तो जो इनिशियल एग्रीकल्चर है वो कॉमन लैंड के ऊपर की जा रही होगी। अगर आप सब ने एग्रीकल्चर इकट्ठे होके की है तो वहां से जो आपको फल मिला है, जो आपको वहां से अनाज मुहैया हुए हैं, वो भी तो आप सबके हुए। अनाज को कैसे बांटा जाएगा, कैसे स्टोर किया जाएगा, वो गवर्नमेंट ने तय किया होगा। और ये जो पहली गवर्नमेंट है ये रिलीजियस बेसिस के ऊपर बनाई गई होगी, ये कुछ बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर बनाई गई होगी। ऐसे बिलीफ सिस्टम्स, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसको कोई इंसान मना ना कर पाए। क्योंकि अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते और अगले दिन कोई उसको मानता नहीं है तो उस रूल्स एंड रेगुलेशंस का क्या फायदा? तो इंसानों ने इकट्ठा होकर कोई ऐसी अथॉरिटी बनाई होगी जो कि सर्वशक्तिमान हो, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल हो, उसको कह दिया भगवान। इस तरह से आपके पास रिलीजन बना। ठीक है, अगेन दीज आर हाइपोथेसिस, भाई कोई भगत मुझे गालियां मत निकाले। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका रिलीजन है वो बना। और इस रिलीजन ने सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जो कि गवर्नेंस करने में काम आए। आजकल यही रिलीजन फिर आपको तकलीफ देना स्टार्ट कर दिया इसी ने। ये इतना इवॉल्व हो गया, नाउ यू हैव द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिज्म। ठीक है, आपके पास राइट्स होने शुरू हो गए और इसी को आपके पेपर 2 में डिस्कस किया गया है। इन पेपर 2 यू हैव प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिज्म। तो जैसे जैसे इंसान विकास करता जाता है वैसे वैसे आपका पेपर भी विकास करता जाता है। मतलब उन्हीं चीजों को, उन्हीं प्रॉब्लम्स को, उन्हीं चीजों को आपके सिलेबस में लिखा गया है, उन्हीं किरदारों को आपने अपने सिलेबस में पढ़ना है, प्रॉब्लम्स को या फिर डेवलपमेंट्स को जो कि पास्ट में हुई है। ओके, तो इस तरह से आपका रिलीजन बनता है, इसी तरह से आपकी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है पहले वो बनती है। अब अनाज है आपके पास, अनाज ने आपने स्टोर कर दिया। लेट से आपके पास बहुत ज्यादा अनाज है, आपकी बगल वाली सोसाइटी के पास बिल्कुल अनाज नहीं है, लेकिन उसके पास, बगल वाली जो आपकी सोसाइटी है उसके पास मीट है। ह्यूमन बॉडी को प्रोटीन्स भी चाहिए, ह्यूमन बॉडीज को फैट भी चाहिए। अनाज में जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, इसका अमाउंट ज्यादा है। तो आपको प्रोटीन्स भी चाहिए, फॉर प्रोटीन्स यू नीड मीट। सो यू स्टार्टेड टू डेवलप मार्केट्स। तो मार्केट का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। पहली मार्केट, इट मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द बार्टर सिस्टम। वो बार्टर सिस्टम के अराउंड ऑर्गेनाइज्ड हुई होगी कि मेरे पास ये नहीं है, तेरे पास ये है, चलिए जो मेरे पास एक्स्ट्रा है वो आप ले लो और मुझे ये चीज दे दो। जैसे जैसे मार्केट्स जो है वो ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया उसने अपने आप को, तो आपके पास जो है वो मनी इकोनॉमी आ गई। आपने एक फिएट बना दिया, आपने एक मनी बना दी, आपने एक करेंसी बना दी।
तो आपकी जो मनी इकोनॉमी है वो डेवलप हो गई। इस मनी इकोनॉमी के साथ बुरा प्रभाव क्या पड़ा? ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, सॉरी मैं बुरा प्रभाव कह रहा हूं। फ्रॉम इकोनॉमिकल परस्पेक्टिव ग्लोबलाइजेशन को हम पॉजिटिव मानते हैं, बट फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजिकल परस्पेक्टिव हम ग्लोबलाइजेशन को एक प्रॉब्लम की तरह डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द पर्सपेक्टिव। इसी तरह से एक डिसिप्लिन जो है वो चीजों को ऑर्गेनाइज करता है। सो ग्लोबलाइजेशन, अगेन ग्लोबलाइजेशन, इट इज इन पेपर 1 एज वेल एज इन पेपर 2। और दोनों में, पेपर 2 में हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि ट्राइबल इकोनॉमीज को इसका कितना ज्यादा घाटा पड़ा है, और पेपर 1 में हम इसको वर्ल्ड स्टेज के ऊपर देखते हैं कि वर्ल्ड स्टेज में जो इंडिजीनियस इकोनॉमीज हैं, ग्लोबलाइजेशन ने उनको कितना डिस्टर्ब किया है। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। जो चीज हमारी यूटिलिटी के लिए बनाई गई आज वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इन प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के लिए आपने एंथ्रोपोलॉजी बना दी। यू क्रिएटेड एंथ्रोपोलॉजी, द डिसिप्लिन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। नाउ एंथ्रोपोलॉजिस्ट का यह भी मानना है, क्योंकि हम इन प्रॉब्लम्स को समझ पा रहे हैं, बिकॉज वी आर able to understand these problems, we should also solve these problems। तो हमें इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करना पड़ेगा। टू सॉल्व these problems there are two kinds of branches। दो तरह की ब्रांचेस हैं एंथ्रोपोलॉजी में। वन इज अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, अदर इज एक्शन एंथ्रोपोलॉजी। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में क्या है कि आप टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज की यूज करते हो, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को यूज करते हो टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स दैट आर क्रिएटेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आजकल अमेजोन पे चेयर्स को सर्च करना, इतनी सारी चेयर्स आ जाएंगी, गेमर चेयर, फलां चेयर, धिमकान चेयर, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। इतनी सारी चेयर्स की जरूरत कैसे पड़ी? क्योंकि जब आप बाइपेडल हो जाते हो, यू आर अडेप्टेड टू वॉक। आप वॉक करने के लिए बन जाते हो। और इंसान की जो हिस्ट्री है, दिस हिस्ट्री इज अराउंड माइग्रेशंस। पूरी अपनी हिस्ट्री में, पूरे एवोल्यूशन में इंसान चला है। गाड़ियां तो जस्ट अभी अभी आई हैं, लेकिन अब मॉडर्न लाइफस्टाइल क्या है? सिडेंट्री लाइफस्टाइल। आपको बैठना है, पूरा पूरा दिन बैठे रहना है। इन दिस यू हैव बैक पेन। आपके पास बैक पेन्स होनी शुरू हो जाती हैं। तो आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो एक सोल्यूशन लेके आती है। वो चेयर्स को स्पेशली डिजाइन करती है। और ये जो डिजाइनिंग है ये भी कौन करता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। बिकॉज यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एवोल्यूशन, यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बींग्स दैट हैज बीन डेवलप्ड ड्यू टू एवोल्यूशन, जो एवोल्यूशन की वजह से आई है। कुछ चीजें टेक्नोलॉजी सॉल्व कर पाती है, कुछ चीजें टेक्नोलॉजी सॉल्व नहीं कर पाती है। रादर इट क्रिएट्स मोर। फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म, फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम ऑफ मनी इकोनॉमी। मनी इकोनॉमी की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो ट्राइबल्स हैं उनको गहरा झटका मिला है। उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, ये कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे ये प्रॉब्लम्स डेवलप हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनको हम पेपर 2 में प्रॉपरली पढ़ेंगे कि किस तरह से इनका एवोल्यूशन हुआ है। ओके, तो ये टेक्नोलॉजी नहीं सॉल्व कर सकती। इट कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। ये गवर्नमेंट की हेल्प से जरूर सॉल्व की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव पीसा, पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट, कि जो ट्राइबल्स हैं उनको उनके रिसोर्सेज के ऊपर गवर्नेंस दी जा सके, उनको उनका हक दिया जा सके, उनके जो रिसोर्सेज हैं। ओके, तो इस तरह से एक्शन एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं? ये ट्राइबल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, पॉलिटिकली मोबिलाइज करते हैं, ताकि इनकी आवाज जो है वो गवर्नमेंट को सुनाई दे सके। क्योंकि जब तक आप पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज नहीं होते हो, गवर्नमेंट आपको नहीं सुन पाएगी।
in modern democracies. तो ये जो काम है ये एक्शन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का था, और जो एक्शन एंथ्रोपोलॉजी है इट वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर सोल्टेक्स. प्रोफेसर सोल्टेक्स, ओके. ये टीचर भी थे, एलपी विद्यार्थी के टीचर थे. जो थोड़े बहुत पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एलपी विद्यार्थी का नाम सुना होगा, बहुत फेमस इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं. ओके, तो ये आपके पास एंथ्रोपोलॉजी है. सो एंथ्रोपोलॉजी इसीलिए हम कहते हैं दैट इट इज द होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैनकाइंड. होलिस्टिक स्टडी का मतलब क्या है कि अगर आप इंसान को जानना चाहते हो, इंसान को समझना चाहते हो, तो आपको इंसान को अलग अलग डायमेंशंस में पढ़ना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. आपको इंसान को बायोलॉजिकली भी समझना पड़ेगा, आपको इंसान को बायोलॉजिकली भी समझना पड़ेगा, कल्चरली भी समझना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को भी समझना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट इंसान के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है और इंसान इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं. रिसेंटली जो ये एरा है इसको एंथ्रोपोसीन एरा कहा जाता है. क्यों? क्योंकि यहां पे जो क्लाइमेट चेंज हुआ है इट इज बिकॉज ऑफ द कल्चर दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय ह्यूमंस. ये हमारी कल्चर की, हमारी गलतियों की वजह से ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है. ओके, so this is a holistic study of mankind throughout the space and time. ठीक है, टाइम ये हमने डायमेंशन पूरा देखा, एवोल्यूशन का डायमेंशन. स्पेस का मतलब अलग अलग कल्चर्स में हम अलग अलग कल्चर्स को, डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं, दैट देयर एग्जिस्ट समथिंग कॉल्ड डाइवर्सिटी. और अलग अलग कल्चर्स को उस हिसाब से, उन्हीं के हिसाब से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं. So anthropology becomes a holistic study of mankind throughout the time and throughout the space. So I hope what is anthropology ये समझ आ गया होगा सबको. Any doubt till now? ओके भाई, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो. चलिए, so now how anthropology works. एंथ्रोपोलॉजिस्ट काम कैसे करते हैं. ठीक है, अब तक आपने प्रॉब्लम्स देख लिए थे, एवोल्यूशन देख लिया, एंड आई होप कि सबको ये दोनों चीजें समझ आ गई. अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट काम कैसे करते हैं. एंथ्रोपोलॉजिस्ट प्रॉब्लम को एनालाइज कैसे करते हैं, प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कैसे ढूंढते हैं. हाउ डू दे वर्क. जो सबसे अहम टेक्निक है, जो सबसे अहम टूल है एंथ्रोपोलॉजिस्ट के हाथ में, दैट इज नोन एज फील्ड वर्क. फील्ड वर्क, फील्ड वर्क का मतलब है कि जो नेचुरल सेटिंग्स हैं, जो नेचुरल कल्चरल सेटिंग्स हैं, वहां पे जाके डेटा को कलेक्ट करना. जो आपके पास नेचुरल कल्चरल सेटिंग्स हैं वहां पे जाके आप डेटा को कैसे कलेक्ट कर सकते हो, उसको आप कहते हो फील्ड वर्क. ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं. जस्ट अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप अपने बाजार में हो. आई होप यू आर इन डिफरेंट सिटीज. तो अपने सिटी का कोई भी जो सबसे बड़ा बाजार है उसको सोचिए, उसको इमेजिन कीजिए कि आप उस बाजार में खड़े हो. जो वो बाजार है उसको हम कहते हैं फील्ड.
ठीक है, फील्ड वर्क का मतलब है उस बाजार से आप कैसे अपना डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हो। अब उस बाजार में आप अलग अलग लेवल्स के ऊपर इंटरेक्ट करते हो। कहां कहां से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो? बहुत सारी जगह हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देख सकते हो कि क्लाइमेट बाजार का कैसा है, और जो क्लाइमेट है, जो गर्मी है, वो किस तरह से कस्टमर्स हैं उनके बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही हैं। आप उस बाजार में ये भी देख सकते हो कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग दुकानदार क्या क्या जरिए अपना रहे हैं, किस तरह से वो बार्गेनिंग कर, कस्टमर्स किस तरह से उनके साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं। आप ये भी देख सकते हो कि जो दुकानें हैं वो अलग अलग जगह के ऊपर किस तरह से खुली हुई हैं, कैसे जो लोग हैं वो अपने आप को, अपनी दुकान को एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर खोलना चाहते हैं, दूसरी प्लेस को वो ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं। या फिर आप ये भी देख सकते हो उस बाजार में जाके कि किस तरह से कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लड़के आ रहे हैं, जवान लड़के आ रहे हैं लड़कियां ताड़ने के लिए, कुछ जवान लड़कियां आ रही हैं लड़के ताड़ने के लिए, जो नोन है। सो देर आर मैनी थिंग्स। अगर आप एक फील्ड के ऊपर जाते हो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? यस सर, वो थोड़ी बीच में ब्रेक हो गई थी। ओके ओके। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आप एनालाइज कर सकते हो प्रॉपरली एक बाजार में जाके। ठीक है, अलग अलग जो लेवल्स को आप देख सकते हो, आपके पास अलग अलग चीजें बन गई हैं। तो अगर आपको सीधा छोड़ दिया जाए कि आप फील्ड वर्क करो, चलिए आप जाओ और फील्ड वर्क करो, तो आप जो फील्ड वर्क है वो प्रॉपरली नहीं कर पाओगे। यू कांट डू दैट। आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं किस जगह के ऊपर किस एंगल से डेटा को कलेक्ट करने वाला हूं, डेटा को एक्सट्रैक्ट करने वाला हूं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बाजार में भेज दिया और मैंने कह दिया कि आप ये देखिए कि जो दुकानदार हैं वो कस्टमर्स को रिझाने के लिए, कस्टमर्स को बुलाने के लिए क्या टेक्निक्स अपना रहे हैं। सो आई हैव गिवन यू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। तो इस ऑब्जेक्टिव को क्या कहा जाता है? मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी methodology is a rational or objective due to which you are on the field। कि क्या काम करने के लिए आप गए हो, उसको आप मेथडोलॉजी कहते हो। ठीक है, मेथडोलॉजी ये आपके पास चैप्टर 7 का एक पार्ट है। फील्ड वर्क, मेथडोलॉजी, ये सारे उसके पार्ट हैं। मेथडोलॉजी के बाद आप जाते हो वहां पे, और वहां पे आप अपनी कोई प्री कंसीव्ड थ्योरी लेके जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने सबसे पहले आपके पास ये थ्योरी है कि जो लेट्स से जो दुकानदार हैं दे यूज्ड फंक्शनलिज्म, यानी कि वो ये देखते हैं कि लोगों को किस चीज की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉलेज खुला होगा तो कॉलेज के साथ स्टेशनरी की दुकानें खुलनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि लोगों को पेन और कॉपी की अब जरूरत पड़ेगी, कॉलेज में पढ़ाई करनी है, एक्सेप्ट सम। ठीक है, तो जो बाकी लोग होंगे उनके लिए आर चीज खुल जाएगा, ग्रीटिंग कार्ड शॉप्स खुल जाएंगी, और उसी के लिए, उन दोनों के लिए आपके पास रेस्टोरेंट्स खुल जाएंगे। तो ये जो मेरा प्री कंसीव्ड नोशन है इसको मैं कहता हूं थ्योरीज। ये जो सारी की सारी थ्योरीज हैं वो चैप्टर 6 में गिवन है। और ऐसी ही एक थ्योरी है होलिज्म और होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच ये मानती है दैट डिफरेंट थिंग्स दे आर इंटरपेनिट्रेबल विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, लेट से गर्मियां आ गई हैं, तो गर्मियों में पहनने के लिए आपको क्या चाहिए? कॉटन क्लोथ्स चाहिए। तो आप
वो टीवी के ऊपर कॉटन क्लोथ्स और जो वो क्या कहते हैं ठंडा ठंडा कूल कूल वाली वो एड्स दिखनी शुरू हो जाती हैं, शाहरुख खान आना शुरू हो जाता है एकदम से गर्मियों में। तो अब जो इन्वायरमेंट है उसने आपके कल्चर के ऊपर इफेक्ट डाला, ठीक है। ये होलिज्म का पार्ट है कि अलग अलग चीजें जो हैं, जो अलग अलग कल्चरल कंटेंट्स हैं, दे आर इंटरपेनिट्रेबल। वो एक दूसरे को पेनिट्रेट करती हैं, एक दूसरे को वो इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो थ्योरीज हैं उनको बनाया जाता है। फंक्शनलिज्म इज वन ऑफ दैट थ्योरी, स्ट्रक्चरलिज्म इज वन ऑफ दैट थ्योरी, ताकि आप फील्ड पे जाके आपके पास एक थ्योरी हो, एक आपके पास मेथड हो, उस मेथड के ऊपर आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सको। अब बात आती है कि डेटा को वाक्य में एक्सट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है। फॉर दैट यू हैव डिफरेंट टेक्निक्स, आपके पास उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं। इंटरव्यूज देयर, केस स्टडीज देयर, ठीक है। ये अलग अलग टेक्निक्स हैं, ये भी हम चैप्टर 7 में प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो इस तरह से एंथ्रोपोलॉजिस्ट अपना काम करते हैं। मेथड्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी होते हैं। एंथ्रोपोलॉजी को अलग से जगह देने वाले एंथ्रोपोलॉजी के यूनिक मेथड्स हैं। इसीलिए चैप्टर 6 इज कॉल्ड हार्ट ऑफ योर एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। जो चैप्टर 6 है उसको प्रॉपरली आपको समझना पड़ेगा अगर आपको एंथ्रोपोलॉजी को समझना है। व्हाई? बिकॉज मेथड्स आर गिवन देयर, थ्योरीज आर गिवन देयर। और इसी तरह से आपके पास मेथड्स और थ्योरीज है जब आप आर्कियोलॉजी खोलते हो। इन पेपर 1 आपके पास आर्कियोलॉजी का सेक्शन है। सॉरी, इन पेपर 2 आपके पास पेपर 1 हाँ, इन पेपर 1 यू हैव 1.8, वहां पे है प्रिंसिपल्स ऑफ आर्कियोलॉजी। उसमें आप आर्कियोलॉजिकल मेथड्स देखोगे कि एक आर्कियोलॉजिस्ट कौन कौन से मेथड्स यूज करता है, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करता है। इन्वायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी जब आपकी शुरू होती है 9th चैप्टर में, तब आपके पास पहला ही लाइन है मेथड्स ऑफ इन्वायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। इस तरह से एक आपके जो मेथड्स हैं उनको डिस्कस किया गया है। चैप्टर 9.7 कंसेप्ट्स एंड मेथड्स ऑफ इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ओके, तो आपके जो मेथड्स हैं, सबसे जो प्रथम जगह है एंथ्रोपोलॉजी में वो मेथड्स को दी जाती है, वो थ्योरीज को दी जाती है। चाहे वो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्यों ना हो, चाहे वो आपके पास कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी क्यों ना हो। सो मेथड्स एंड थ्योरीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए जो स्टार्टिंग के हमारे कुछ लेक्चर्स रहेंगे, अगले लेक्चर्स रहेंगे, इसमें जो थ्योरीज हैं उनको अहम जगह दी जाएगी, अहम स्पेस दी जाएगी। जो एंथ्रोपोलॉजी की स्टार्टिंग है, आज तो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर था कि आपको जरा सा समझाया जा सके कि हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं, आखिर हम इंसान हैं क्यों। बहुत लोगों को एंथ्रोपोलॉजी के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन इंसान कौन है इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। तो एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, इसका मैंने आपको एक आज इंट्रोडक्शन दिया है। फ्रॉम कल से हम लोग थ्योरी से शुरू करेंगे, चैप्टर 6 से शुरू करेंगे, ताकि इन मेथड्स को समझाया जा सके, मेथड्स को बताया जा सके। आफ्टर मेथड्स then we will start towards the cultural institutions, marriage, family, kinship, religion, political organization, economical organization, ये करेंगे। then we will jump to the biology section. biology section में सबसे पहले evolution, नियंदरथाल मैन, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो सेपियन, होमो सेपियंसिस, ये सारा कुछ हम उसके बाद करेंगे जब हम कल्चर को प्रॉपरली पढ़ लेंगे। देन आफ्टर reading the physical anthropology part, then we will move towards the biological anthropology or the problems that we are facing due to evolution, ठीक है। that start from the chapter 9th, chapter 9 से 12 तक। इस तरह से आपका जो पेपर 1 है उसको कंप्लीट किया जाएगा।
फिर उसके बाद आपका पेपर 2 की बारी आती है। पेपर 2 में सबसे पहले इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के पार्ट को पकड़ा जाएगा, कास्ट सिस्टम को पकड़ा जाएगा, यानी कि जो इंडिया है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। फिर उसके बाद हम विलेज स्टडीज में आएंगे कि इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कैसे पढ़ी जा सकती हैं ये प्रॉब्लम्स। फिर उसके बाद हम आएंगे ट्राइबल्स की प्रॉब्लम्स के ऊपर, माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम्स के ऊपर, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। एंड एट द एंड वी विल टर्न टूवर्ड्स आर्कियोलॉजी। फिर उसके बाद हम आर्कियोलॉजी के ऊपर जाएंगे। ठीक है, जो मटेरियल कल्चर है उसका एवोल्यूशन किस तरह से हुआ है वो हम पढ़ेंगे। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी थिंग्स, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू थिंग्स। ओके, एनी डाउट? किसी को कोई डाउट हो किसी भी चीज में? सर ये क्लासेस का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, मतलब कोई पीपीटी के थ्रू रीडिंग होएगी या मतलब नोट्स लिखवाए जाएंगे, मतलब स्ट्रक्चर क्या रहेगा ये क्लास का नॉर्मल? नोट्स लिखवाए नहीं जाएंगे, बिकॉज आई डोंट थिंक कि इट इज़ पॉसिबल कि ऑनलाइन क्लासेस में नोट्स लिखवाए जाएं। यस तो सर। मैं पहले ही आपको जो ऑनलाइन नोट्स हैं वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और क्लासेस में प्राइमरीली जो ऑनलाइन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उनको समझाया जाएगा, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, ताकि जिस तरह से आज कंसेप्ट्स की बिल्डिंग के बारे में बात की गई है, तो कुछ भी मैंने ऐसा नहीं कुछ ज़्यादा किसी चीज़ को डिक्टेट नहीं करवाया है, तो यस सर। ज़्यादातर क्लासेस ऐसी ही होने वाली हैं। ठीक है आई सर। वॉन्ट डिक्टेट इट, बट रादर जो चीज़ें मैंने आपको दी हैं उनके जो बीच में कंसेप्ट्स लिखे हैं उन कंसेप्ट्स को समझाया जाएगा बस। और सर उन नोट्स के अलावा फिर हमको टेक्स्ट बुक्स वगैरह करने की जरूरत नहीं रहेगी, या टेक्स्ट बुक वो करने की सिलेक्टिव रीडिंग ज़रूरत करनी है? नहीं है, टेक्स्ट बुक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी विशेष चैप्टर विशेष टॉपिक के लिए आपको किसी पर्टिकुलर बुक को पढ़ने की ज़रूरत है तो मैं बता दूंगा, पर ठीक मैं है। ये ज़रूर आपको रिकमेंड करूंगा कि पास्ट ईयर पेपर ज़रूर ले आना। यस सर। ठीक है, पास्ट ईयर पेपर खरीदने ज़रूरी हैं, इनको सॉल्व करना भी ज़रूरी है। ठीक है सर। ओके, यस सर। बाकी किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको, वो सारी प्रोवाइड हो जाएंगी। ओके सर। ठीक है, एक ट्राइबल्स की प्रॉब्लम्स के लिए मैं ज़ाज़ा कमेटी को ज़रूर रिकमेंड करता होता हूँ कि एक बार ज़ाज़ा कमेटी को, जैसे आप लोग इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो, एक बार जस्ट आंखों से निकाल लेना चाहिए, जस्ट टू डेवलप योर ओन अंडरस्टैंडिंग। ओके सर। ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार ज़ाज़ा कमेटी को ज़रूर देख लो। बाकी जो ज़ाज़ा कमेटी की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको तो यहाँ पे समझा ही दिया जाएगा, ठीक लेकिन है। फिर भी इट इज़ वेरी मच रिकमेंडेड कि एक बार ज़रूर पढ़ लिया जाए उस कमेटी को, क्योंकि जब आप एक चीज़ पढ़ लेते हो तो यू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग शार्प होती है उससे। यस ओके, एनी अदर क्वेश्चन? भाई किसी का कोई और डाउट हो रिगार्डिंग एनीथिंग? ओके, चलिए, सो शुड वी एंड द क्लास? ठीक है सर। सर यस प्लीज। सर क्लासेस के टाइमिंग्स क्या होंगे क्लासेस के टाइमिंग 4 to 7। रेगुलरली? ओके यस, रेगुलरली एक्सेप्ट संडे। ओके। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर हमारी ना साइंस की क्लास होती है तो फिर कैसे होगा? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, प्लीज़ माइक्रोफोन के पास बोलिए। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस, यू आर ऑडिबल। यस सर, हमारी ना 6 o'clock साइंस की क्लास होती है, फिर हमारा Okay. ये कैसे हो पाएगा? 6 o'clock। चलिए, मैं बात कर लूँगा फिर मैनेजमेंट से, कुछ और टाइमिंग्स होती हुई तो वो देख लेंगे। ओके। आपकी कितनी क्लास होती है? 6 to
8 सर 7:30 तक अप्रोक्स। 7:30 तक होती है। ओके ओके, चलिए मैं बात कर लूँगा अगर कोई और टाइम्स हमें मिलते हुए, तो कोई भी टाइम अगर हमारे पास हो गए तो आई विल कन्वे यू फॉर श्योर। ठीक है, ओके ओके, एनी अदर डाउट? चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके।